हमारा जो आज का सेशन है वो है ऑडिट और ऑडिट प्रोसीजर्स के ऊपर फॉर पर्सनल एंड ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए। तो इससे पहले हमने चंद एक क्वेश्चनियर डिस्ट्रीब्यूट किए थे। बेसिकली दो फॉर्म्स थे। एक तो क्वेश्चंस था ऑडिट से रिलेटेड, उसमें 4 क्वेश्चंस थे, बड़े सिंपल था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए बेसिक की लेवल के ऊपर। एक तो ये था व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ ऑडिट। नंबर 2 क्वेश्चन था व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ ऑडिट व्हाट आर द की सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। और फोर्थ था कि व्हाट इज़ द जनरल ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर ऑफ इस्लामाबाद क्लब एंड वेयर द ऑडिट ऑफिस फिट्स। हमारा जो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है इसमें ऑडिट का ऑफिस कहाँ पे आता है। बाज़ का स्ट्रक्चर क्लियर होने से भी एक्सपेक्टेशंस, कम्युनिकेशन, कोऑर्डिनेशन ये काफ़ी क्लियर हो जाती है, इसलिए ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर की अंडरस्टैंडिंग ये भी बड़ी ज़रूरी है। और दूसरा फॉर्म ये था, उसमें बेसिकली आपसे कहा गया था कि इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का जो डिफरेंस है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर इंटरनल ऑडिटर और जो एक्सटर्नल ऑडिटर है इसका बेसिकली फ़र्क क्या है वो आपने बताना था। तो जिन दो साहब को इतना टाइम मिल सका अपने ऑपरेशन से, उन्होंने फॉर्म वगैरह कुछ सबमिट किए, जो नहीं कर सके थे उनसे हमारी कमिटमेंट थी कि ड्यूरिंग द ट्रेनिंग प्रोसेस आज के सेशन में हम क्वेश्चन आंसर्स के सेशन के ज़रिए उनकी राय ले लेंगे। तो बेसिकली आज हमने सब ने मिलजुल के एक ऑपरेशंस के एक हिस्से, इम्पॉर्टेंट हिस्से के ऑडिट का जो होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसको समझना है, इसका रोल क्या होता है वो समझना है, ताकि ना सिर्फ हम हर चीज़ अपने ऑडिट ऑफिस से एक्सपेक्ट करें, बल्कि ऑडिट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ डिपार्टमेंट हेड, एज एन एम्प्लॉई हम पर आयद होती है, हम उसमें भी अपना रोल प्ले करें ताकि ऑडिट ऑफिस पे ज़्यादा से ज़्यादा बर्डन कम हो सके और ऑडिट ऑफिस अपनी जेन्युइन सेंस के अंदर जो उनके रिक्वायर्ड एरियाज़ हैं काम करने के, उस पर ज़्यादा फोकस कर सके, बजाय इसके कि हमारे करने के काम ऑडिट ऑफिस कर रहा हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से था। इसका फॉर्मेट ये होगा कि प्रेजेंटेशन बेसिकली मैं दे दूँगा और प्रेजेंटेशन जो है वो मेरी अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस करती है। इसका हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि जो आपने लिख के सबमिट किया वो सारा गलत है। एक सवाल के डिफरेंट एंगल से डिफरेंट जवाब हो सकते हैं, वो डिफरेंट जवाब ज़रूर हैं, गलत जवाब नहीं है, बस ये जहन में रखना है। तो जो आपने लिख के दिया या जो आपके जहनों में है ऑडिट के मुतालिक, उसमें ये अंडरस्टैंडिंग ऐड कर लीजिएगा। मैं ये नहीं कह रहा अपनी डिलीट करके इसको रख लें, और जब हम इस प्रेजेंटेशन के थ्रू जाएंगे तो थ्रू क्वेश्चन आंसर सेशन जो यहाँ पे ऑन स्क्रीन प्रेजेंटेशन है, इसको हम इवेलुएट भी करते जाएंगे और आपको ख़ुद पता चलता जाएगा कि आपके जहन में जो ऑडिट प्रोसीजर्स की अंडरस्टैंडिंग है वो आपने कहाँ दुरुस्त करनी है थ्रू क्वेश्चन आंसर्स। तो हम थ्रू क्वेश्चन एंड आंसर्स और प्रेजेंटेशन के ज़रिए एक दूसरे की हेल्प करेंगे ऑडिट प्रोसीजर्स और ऑडिट ऑपरेशंस को समझने की। कोई जवाब देगा तो उसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि वो गलत जवाब है, हम उसका एंगल और इसका पॉइंट ऑफ व्यू समझने की कोशिश करेंगे और जहाँ कहीं उसकी तस्हीह करने की, करेक्शन की ज़रूरत होगी तो वो करेंगे। ठीक है, तो हम सब ने मिलजुल के एक प्रोसीजर को, एक फंक्शन को समझने की कोशिश करनी है। इस प्रोसेस के अंदर कोई गलत नहीं होगा, ठीक है ना। तो इस तरह बिल्कुल फील फ्री, ओपन माइंडेड होके आप सवालों के जवाब दें। सीनियर यहाँ मौजूद हैं तो उनके मौजूदगी में वो हमें जहाँ जहाँ मुनासिब समझेंगे, जब वो अपने रिमार्क्स और अपनी ऑब्जर्वेशन डिलीवर करेंगे तो हमारी करेक्शन भी हो जाएगी साथ। तो फॉर्मेट ये है कि प्रेजेंटेशन मैं दूँगा, उसके बाद उसके दरमियान में भी और उसके बाद भी जहाँ पे कुछ अहबाब को मैं दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आएँ और अपना पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ बता दें, क्योंकि अगर मैं आपसे आपके सीट्स पे पॉइंट ऑफ व्यू लेता हूँ तो वो रिकॉर्डिंग में नहीं आएगा। तो आपकी पार्टिसिपेशन के लिए ज़रूरी है कि फिर चंद एक अहबाब को मैं दावत दूंगा कि वो यहाँ पे आके अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता दें। और एंड पे जो आपके रिटर्न सबमिटेड डॉक्यूमेंट्स हैं वो सीनियर मैनेजमेंट ने जो पढ़े हैं, समझे हैं, उस पर वो अपनी ऑब्जर्वेशन इस सेंस में नहीं होगी कि किसका गलत है किसका सही है, सबके ठीक है। ऑब्जर्वेशन इस सेंस में होगी कि जहाँ वो समझते हैं कि आपकी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग में किसी क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है तो वो आपको बता देंगे। जहाँ वो समझते हैं कि आप किसी की इंपॉर्टेंट एरिया को छोड़ गए हैं या किसी ने मेंशन नहीं किया तो वो की इंपॉर्टेंट एरिया भी आपको बता देंगे। जैसे डिफरेंस था इंटरनल और एक्सटर्नल ऑडिटर का, तो एक पॉइंट सेक्रेटरी साहब ने भी मेंशन किया, तो मैंने उनसे गुजारिश की जब वो उसको समराइज़ करेंगे तो उसमें वो मेंशन कर देंगे। वो पॉइंट किसी ने भी मेंशन नहीं किया जहाँ तक मेरी नज़रों से गुजरा है, इवन कि मेरी नज़रों से भी नहीं वो गुजरा। तो इम्पॉर्टेंट की पॉइंट था। इसी तरह बाकी जो चीज़ें होंगी वो साथ साथ हम लेके चलेंगे। तो हम प्रेजेंटेशन का आगाज़ करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से कि डेफिनेशन ऑफ ऑडिट क्या है। तो
तो ये इस तरह से होगी कि मैं आपको, अब आप मुझे बताइए जिन्होंने सबमिट किया हुआ है और जिन्होंने नहीं भी किया हुआ, अब आप मुझे बताइए कि आपके नज़दीक डेफिनेशन क्या ऑडिट की? जी, इवेल्युएशन ऑफ पर्सन ऑर्गेनाइजेशन है जी मुजफ्फर। और बेसिकली ये देखना होता है कि ऑडिट में जो प्रोसीजर्स डेवलप्ड हैं वो प्रोसीजर्स उसी सेंस में ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अप्लाई हो रही या नहीं हो रही, कंप्लायंस की बात कर सकते हैं जो मेन चीज़ वो ऑडिट एग्जैक्टली। और मलिक साहब? चेक एंड ऑडिट डे टू डे चेक एंड ऑब्जर्वेशन कह लें आप इसको। चलिए, और आज़म साहब? सर, अकाउंटेबिलिटी को चेक करना होता है बाई द इदारे के रूल्स रेगुलेशन को मद्देनज़र रखते हुए, और आप पे उस पर आपके मुल्क के रूल्स भी जो कुछ रूल्स लागू होते हैं उनको भी देखते हुए अकाउंटेबिलिटी चेक करनी होती है, और उसमें सिस्टम को बेहतरी लाने में कहीं कोई कमी है खामी है तो वो भी इंडिकेट करना होता है। ठीक है आज़म साहब, ठीक है। आज़म साहब की सोबत का फ़ायदा उठाते हुए काशिफ साहब? इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल सिचुएशन उर्दू में, उर्दू में क्या कहेंगे? अच्छा ठीक। बज़मी साहब? रीचेकिंग, ओके जी। नवीद साहब? ठीक है। और कोई? असद? एग्जामिनेशन और इन्वेस्टिगेशन। जाहिद? बेसिकली ऑडिट का ख्याल जो है फिनांस के साथ, तो जो इदारे की ऑर्गेनाइजेशन के एक सेट स्टैंडर्ड है और जो उनका प्रोसीजर है उसको उस पर चेक एंड बैलेंस रखना और उसको स्ट्रीमलाइन चेक करते हुए वो स्ट्रीमलाइन रहे, और साथ ही किसी किस्म के जो मिस्टेक्स हैं एरर्स हैं उनको जो है वैल्यूएट करना या फोर्जरी वगैरह। ठीक है। और इधर से शहजाद साहब? एग्जामिनेशन ऑफ फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स और जितने भी अकाउंटिंग है उसको रीचेक करना और उसकी एक्यूरेसी को चेक करना। मकबूल साहब? ऑफिशियल रिव्यू ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफिशियल रिव्यू ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स फॉर ट्रांसपेरेंसी। कारी साहब? ऑफिशियल फाइनेंशियल एग्जामिनेशन ऑफ एंड इंजीनियर्स एंड ऑर्गेनाइजेशन जी। मलिक साहब? इफ्तियाज साहब? बिल्कुल, चेक एंड बैलेंस। अब अगर आप सारे जवाब जमा करें तो ऑलमोस्ट एक ही हैं, जैसे कि रूट आपका सबका एक ही है, तो बस लफ्ज़ों के बनाओ सिंगार से या एक प्रॉपर डेफिनेशन या पैराग्राफ डेवलप करने के लिए थोड़ा सा लफ्ज़ों में सिलेक्ट होना पड़ता है। बट जनरली इफ़ आई से कि सबको बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, ये बेसिकली किस पर्पज़ के लिए है। एक दो जुमले मैंने लिखे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यह कि जनरल डेफिनेशन ऑफ एन ऑडिट इज़ एन इवेल्युएशन ऑफ अ पर्सन, ऑर्गेनाइजेशन, सिस्टम, प्रोसेस, एंटरप्राइज, प्रोजेक्ट और अ प्रोडक्ट। The term mostly commonly refers to audit in accounting, but similar concepts also exist in HR management, project management, quality management या एनर्जी के हवाले से भी। बेसिकली ऑडिट का मतलब अगर आप दूसरे लफ्ज़ों में सादा ज़ुबान उर्दू में लें तो आप किताबों में पढ़ते हैं, अगर आप तसव्वुफ़ की किताबें पढ़ें कि जो बुज़ुर्गान दीन है हमारे सूफिया कराम हैं, वो सारा दिन रात को बैठ के अपना हिसाब किताब किया करते थे कि मैंने कितनी गलतियाँ की हैं, कितने गुनाहों से बचा हूँ या कितने गुनाह किए हैं और कितनी नेकियाँ की हैं। तो अपने डे टू डे बेसिस का इस्लामी तालीमात की रोशनी में वो अपना ऑडिट किया करते थे। तो ऑडिट बेसिकली किसी सेट स्टैंडर्ड की रोशनी में एनालिसिस होता है कि उस सेट स्टैंडर्ड को फॉलो करने से जो रिज़ल्ट अचीव करना होता है हमने, उस रिज़ल्ट को हमने कितना अचीव किया है, उसको रिज़ल्ट को अचीव करने में दरमियान में रुकावटें कितनी हैं, उन रुकावटों की निशानदेही करना, फिर उसको रिमूव करके उसका मुतबादल नेमुल बदल पेश करना, ये बेसिकली सारा ऑडिट का प्रोसेस है।
तो अगर ऑडिट को आप इस्लामी टर्म्स में ज़रा थोड़ा सा मजहबी टर्म दें तो इसका बनेगा तज़किए नफ्स। तज़किए नफ्स में भी क्या करते हैं आप कि आप अपने पर्सनल डेवलपमेंट में जो रुकावटें हैं उसकी निशानदेही करने की कोशिश करते हैं और इम्प्रूवमेंट की स्पीड को भी मद्देनज़र रखते हैं। तो ऑडिट का पर्पस जो है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर भी यही है कि ऑर्गेनाइजेशन जिस पर्पस के लिए इस्टेब्लिश हुई है और उस पर्पस को चलाने अचीव करने के लिए जो डिपार्टमेंटल SOPs और एग्रीड अप्रूव्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हैं, उनकी रोशनी में देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन अपना जो पर्पस है या बेसिस ऑफ एस्टेब्लिशमेंट है वो अचीव कर पा रही है नहीं कर पा रही, और जो रूटीन के डे टू डे ऑपरेशंस हैं वो कहीं किसी लॉ की, ऑर्गेनाइजेशन की अप्रूव्ड SOP की, पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स की, लेबर लॉज की या मुल्क के कवानीन की कहीं कोई ख़िलाफ़ वर्जी तो नहीं हो रही। उसमें इलीगल एक्टिविटीज़ को पकड़ना भी ऑडिट के प्रोसीजर्स में आ जाएगा। उसमें आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज़ जो हैं वो भी ऑडिट में आ सकते हैं। इस तरह ऑपरेशन है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट के हर जैसे HR का डिपार्टमेंट है तो HR का ऑडिट HR के पॉइंट ऑफ व्यू से होता है। FNB का डिपार्टमेंट है तो FNB का डिपार्टमेंट जो है वो FNB के रूल्स एंड रेगुलेशन की रोशनी में ऑडिट होगा। कुछ जनरलाइज चीज़ें होती हैं लीगल, वो हर एक पे अलाउ होती हैं। इसी तरह सिक्योरिटी का अगर ऑडिट होता है मिसाल के तौर पे, तो सिक्योरिटी के सेट और अप्रूव्ड स्टैंडर्ड जो हमारे यहाँ हैं उसकी रोशनी में देखा जाएगा कि क्या सिक्योरिटी के ऑपरेशंस हमारे अप्रूव्ड सेट और स्टैंडर्ड के मुताबिक हैं या नहीं हैं। और ये भी देखा जाएगा कि सिक्योरिटी के जो प्रैक्टिसेस हैं वो कहीं इलीगल तो नहीं है, कि क्लब से बाहर के जो लॉज हैं उनको ब्रेक तो नहीं हम कर रहे। तो वो बाहर वाला इशू, बाहर वाला एस्पेक्ट इसलिए ज़हन में रखा जाता है कि ऑडिट ऑफिस का काम ऑर्गेनाइजेशन को किसी लीगल लायबिलिटी से बचाना भी होता है। इंटरनल क्लैश कह लीजिए, इंटरनल ऑब्जर्वेशन इसलिए होती हैं ताकि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन मेंटेन रहे और ऑपरेशंस डिस्टर्ब ना हो। मगर एक्सटर्नल फोर्सेस को मद्देनज़र रख कर भी इंटरनल ऑडिट इसलिए किया जाता है ताकि ऑर्गेनाइजेशन को एक्सटर्नल लायबिलिटी से बचाया जा सके या एक्सटर्नल जो क्वेश्चन मार्क रेज होते हैं उससे भी बचाया जा सके। इंटरनल ऑडिटिंग इज़ एन इंडिपेंडेंट ऑब्जेक्टिव assurance and consulting activity designed to add value and improve an organization operation. It helps an organization accomplish its objectives by bringing a systematic, disciplined approach to evaluate and improve the effectiveness of risk management, control and governance process. अब ये जो डेफिनेशन है ये मैंने पेपर में The Institute of Internal Auditors USA इनकी ऑनलाइन वेबसाइट भी है और ये प्रोफेशनल मेंबरशिप भी देते हैं, तो आप वहाँ पे अप्लाई भी कर लीजिएगा। ये मैं मेल भी कर दूंगा सबसे। तो ये उनकी अप्रूव्ड डेफिनेशन है, सेकंड पैराग्राफ जो मैंने यहाँ पे कोट किया। अब सेकंड हो जाएगा कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, सॉरी ऑब्जेक्ट्स लिखा हुआ, ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं इसमें। अब ये भी आपने अपने सवालों में दे दिया, मैं इसको ज़रा स्पीड से इसलिए लेके चलूँगा कि जो मेन एरियाज़ हैं हमारे डिस्कशन के हम उस पर ज़्यादा फोकस रहेंगे। कि अनफॉर्चुनेटली इट इज़ कॉमनली थॉट इन ऑर्गेनाइजेशंस दैट इंटरनल ऑडिटर्स जॉब इज़ टू कैच पीपल डूइंग समथिंग रॉन्ग। In fact, auditors' main aim is the reverse. It is to provide an objective opinion on whether departments, employees are doing things right as per defined SOPs and policies. Only if needed will auditor make recommendation for changes, and these are made with primary intention of working with managers and staff to help stop problems occurring in the first place. Prevention rather than blame is therefore what the auditor is seeking. यानी ऑडिटर का काम जब वो आपको रोकता है, बार बार किसी जगह पे निशानदेही करता है, तो उसका मकसद आपको ब्लेम देना नहीं होता। उसका मतलब या मकसद रोकने और टोकने का ये नहीं होता कि वो आप पे शक कर रहा है या आपकी इंटेग्रिटी और लॉयल्टी पे शक कर रहा है। वो आपको रोकता है, टोकता है या इंडिकेट करता है तो सिर्फ इसलिए कि वो एक प्रोसेस में इंडिकेट कर रहा होता है जिससे हो सकता है किसी की इज़्ज़त पर हर्फ आए, किसी की इंटेग्रिटी क्वेश्चन में आ जाए, या किसी जगह से फाइनेंस से रिलेटेड या किसी और तरीके से भी एथिकली या फाइनेंशियली फ्रॉड का कोई आंसर ना निकलता हो। तो ऑडिटर प्रोसेस के ऊपर जब इंडिकेट कर रहा होता है तो जिस डिपार्टमेंट के मुतालिक इंडिकेट कर रहा होता है उस डिपार्टमेंट के हेड को और एम्प्लॉइज़ को ये समझना चाहिए कि ये प्रोसेस को इंडिकेट कर रहा है, किसी शख्सियत को इंडिकेट नहीं कर रहा। ठीक है ना। इसमें डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन का लेवल कैसा है, कि कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन भी इस तरह से होनी चाहिए
कि बात जब कम्युनिकेट की जा रही हो तो वो इस तरह क्लैरिटी के साथ कम्युनिकेट की जा रही हो कि वो प्रोसेस और पॉलिसी को इंडिकेट कर रहा है कि आपके इस डिपार्टमेंट की या आपके इस डिपार्टमेंट के प्रोसेस या पॉलिसी में कोई ऐसी खामी है जिससे कोई फ्रॉड जन्म ले सकता है। हुआ नहीं, मगर वो अपने तजर्बे की बुनियाद पर, अपनी महारत की बुनियाद पर, अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस की बुनियाद पर ये समझता है कि इस पॉलिसी को अगर इस तरह से मॉडिफाई ना किया गया तो हो सकता है इसमें फ़ाइनेंस से रिलेटेड कोई फ्रॉड कल को हो जाए। तो प्रिवेंशन मेन फोकस होता है, ब्लेम नहीं। ठीक है, और इसमें जो सबसे आखिरी पैराग्राफ है, The auditor might save jobs, important investment decisions, a family's future. In the same way, police officers and soldiers risk their lives every day for our safety. The audit purpose is to protect and serve employees in a financial aspect. यानी ऑडिटर का काम ये होता है कि वो एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, अगर किसी ने मिसाल के तौर पे लोन अप्लाई किया, वो नहीं हुआ प्रूफ, तो उसका मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि ऑडिटर को उस आदमी के साथ कोई ज़ाती रंजिश है या ज़ाती प्रॉब्लम है। ऑडिटर ये देख रहा होता है बाज़-औक़ात कि अगर उस आदमी ने लोन अप्लाई किया है तो जितना लोन अप्लाई किया है, जितनी इंस्टॉलमेंट है, क्या ये अपनी मौजूदा सैलरी से वो दे भी सकेगा या नहीं। और अगर एक आदमी की 10,000 सैलरी है, 50,000 लोन अप्लाई करता है, 5,000 वो कहता है जी मैं किस्त कटाऊँगा, तो ऑडिटर ये देख रहा है कि इसके 4 बच्चे हैं, बीवी भी इसकी ज़िम्मेदारी में है, बच्चों की भी ज़िम्मेदारी है, माँ बाप भी इसके पास रहते हैं, तो क्या ये 5,000 में वो सारा ख़र्चा पूरा कर सकेगा, घर चला सकेगा। तो ऑडिटर जो चीज़ रिजेक्ट करता है वो उसके देखता है कि वो जो बकिया 5,000 उसकी सैलरी में बचा है, क्या वो घर चला पाएगा या नहीं चला पाएगा। तो वो ये देखता है कि ये लोन लेके अपनी ज़रूरत तो पूरी कर रहा है, मगर जितना अर्सा इसने इंस्टॉलमेंट्स पे करनी है उतने महीने ये अपनी फैमिली को भी तकलीफ़ में रखेगा, ख़ुद भी तकलीफ़ में रहेगा। तो बाज़-औक़ात ऑडिटर की सोच वहाँ तक होती है जहाँ खुद एम्प्लॉय की सोच नहीं होती। ठीक है ना, तो इसलिए ऑडिटर का मेन रोल जो होता है वो सिर्फ चेक एंड बैलेंस रखना नहीं होता, बल्कि वो फाइनेंशियल मैटर्स के अंदर वो एम्प्लॉई की जॉब सिक्योरिटी को भी ज़हन में रख रहा होता है और एम्प्लॉई की साइकोलॉजिकल वेलबींग को भी ज़हन में रख रहा होता है। ठीक है, अब हम आते हैं अपने मेन एरियाज़ की तरफ जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, जिसमें हम ज़रा डिस्कशन मैं चाहूँगा हम करें। अब ये बताइए कि सॉफ्ट स्किल्स और टेक्निकल स्किल्स का डिफरेंस तो पता ना। टेक्निकल स्किल्स तो होगी टेक्निकल प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे एफ&बी मैनेजर के लिए एफ&बी के प्रोसीजर्स और ऑपरेशंस का जानना बहुत ज़रूरी है, किचन के लिए किचन के ऑपरेशंस का जानना बहुत ज़रूरी है, वो टेक्निकल एरियाज़ है। सॉफ्ट स्किल से मुराद वो हैं जो बिहेवियर से रिलेटेड है, कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन आ जाती है, लोगों से डीलिंग और इंटरेक्शन आ जाता है। तो आपके ख्याल में वो कौन कौन से एरियाज़ ऐसे हैं जो इंटरनल ऑडिटर की तबीयत में या शख्सियत में होने चाहिए सॉफ्ट स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, जिस पे उसको अच्छी खासी महारत होनी चाहिए कि वो अपना काम जो है ऑडिट का वो ज़्यादा बेहतर तरीके से सर अंजाम दे सके। इस पर अब आपकी राय हम लेंगे। इस पर बल्कि मैं ये गुजारिश करूँगा, मैं दावत दूँगा बल्कि यहाँ आएँ और 1 मिनट 1 या 2 पॉइंट वो जो हैं आप अपने बयान भी करें ताकि रिकॉर्डिंग में आ जाए। तो इसके लिए मैं पहले बज़मी साहब से बिस्मिल्लाह करूँगा कि आप तशरीफ़ लाएँ और आ जाए। कोई बात नहीं, पानी का गिलास है आ जाए, इधर आ जाए। हर अच्छे काम की इब्तिदा नेक आदमी से करनी चाहिए, इसलिए मैंने बज़मी साहब को दावा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑडिट जिस तरह अभी डॉक्टर साहब ने बताया है कि यहाँ डेफिनेशंस हैं, अकाउंट्स एक अलहदा फील्ड है जिसके लिए हमारे पास अकाउंट डिपार्टमेंट या इंजीनियरिंग है। इसी तरह इसमें एक मेन चीज़ ऑडिट कि हर चीज़ की प्रोसीजर को फॉलो हो रहा है, ये ऑडिट है। बिहेवियर जिस तरह डॉक्टर साहब ने अभी बताया कि जो डेफिनेशंस हैं उसके मुताबिक, अब डॉक्टर साहब ने बताया कि कौन कौन सी चीज़ें होना ज़रूरी हैं। विजन, कि उनका विजन हो, और ये है कि डायरेक्ट उनकी अप्रोच हो अपने एम्प्लॉइज़ तक कि वो जो कुछ उनके पास आ रहा है उसको देख के उसके ऊपर डिसीजन जो है वो हो। थैंक यू। अब मैं दावत एक ख़िताब दूंगा जनाब मुबीन साहब। इसके बाद फिर मैं निसार साहब को, नवीद साहब को दावत दूंगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
वो मैंने अभी आसिफ साहब से पूछा कि सर आपको क्या पसंद है, मैं बोल देता हूँ। अच्छा वैसे ऑन अ सीरियस नोट कि स्किल, सॉफ्ट स्किल कौन सी रिक्वायर्ड होती हैं, जैसे अभी सबने डेफिनेशन बताई, अगर अपनी डेफिनेशन के अंदर ये देखें इसका जो पर्पज़ है वो एग्जामिनेशन, सबने एक ही बात तकरीबन काफ़ी लोगों ने की कि ऑडिट का पर्पज़ ये है कि इन्वेस्टिगेट करना और एग्जामिन करना। तो जब आप इन्वेस्टिगेट या एग्जामिन करते हैं तो जो स्किल सबसे ज़्यादा आपको रिक्वायर्ड होती है वो आपका एक सॉफ्ट एटीट्यूड, एक डिप्लोमेसी रिक्वायर्ड होती है, ताकि जब आप किसी से कोई चीज़ इन्वेस्टिगेट कर रहे होते हैं तो आपका एक बिहेवियर और आपका एक फ्रेंडली एटीट्यूड, जो कि अगर हम उसको रैप अप करें तो वो एक डिप्लोमेसी बनती है। तो यू शुड बी अ गुड डिप्लोमेट। ये एक स्किल है, बाकी स्किल डॉक्टर साहब खुद बताएंगे। निसार साहब को मैं दावत दूंगा तशरीफ लाएं। और नवीस साहब से भी गुजारिश में इधर आ जाओ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि डेफिनेशन में ये चीज़ हमें बताई गई कि स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो मैनेजमेंट अप्रूव करती है, उस एसओपी को पहले मद्देनज़र रखते हुए इंटरनल ऑडिटर डाउन द लाइन जो डेली के परफॉर्मेंसेस हैं, फाइनेंस से रिलेटेड हो, क्वालिटी मैटर्स हो या कोई और इशू हो जिसका ताल्लुक आपके इदारे के सेफ्टी से, एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी से, जैसा कि यहाँ पर बात की गई। जहाँ पर सॉफ्ट स्किल्स की बात आती है फॉर इंटरनल ऑडिटर, उसमें सबसे पहली बात यह है कि जो एसओपी डेवलप हुआ है उस एसओपी को समझना इंटरनल ऑडिटर के लिए सबसे पहले ज़रूरी है, क्योंकि एक मैनेजमेंट का अप्रूव्ड डॉक्यूमेंट है। नंबर 2, सॉफ्ट स्किल्स के अंदर जो एजुकेशनल एबिलिटी है या जो बैकग्राउंड है इंटरनल ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बग़ैर एजुकेशन के, बग़ैर एसओपी को समझे अपने काम को पाए तकमील तक नहीं पहुंचा सकता। फिर इसमें ये देखना कि क्वालिटी की समझ का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़माना बदल गया है। अभी हम इस एज में हैं कि लोग जहाँ भी आप जाएंगे छोटी सी चीज़ ख़रीदने के लिए वहाँ पर क्वालिटी की बात होती है। अब क्वालिटी है क्या, उसकी अपनी डेफिनेशन है, खैर वो बहुत लंबा हो जाएगा। क्वालिटी को समझना, अब हर जगह में क्वालिटी डिफरेंट है। अब देखिए, जो हमारी क्वालिटी वो हमारे एसओपीज़ के मुताबिक है। मैरियट का अपना है, दूसरी इदारों का अपना है, बैंक्स का अपना है। पहली बात एसओपी को समझना, फिर क्वालिटी को समझना, उसके बाद जारी बात है क्वालिटी को जब इंटरनल ऑडिटर नहीं समझेगा तो फिर डाउन द लाइन प्रॉब्लम पैदा होंगी, और वो सॉफ्ट स्किल बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा एक अच्छे इंसान का होना, जैसा कि डॉक्टर साहब ने पहले बात की कि अगर इंटरनल ऑडिटर किसी काम से रोकता है तो उसके पीछे एक बड़ी स्टोरी है। एम्प्लॉयज़ की सेफ्टी, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी सेफ्टी, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन जब तक ज़िंदा है हम लोग ज़िंदा हैं। पहले देखना है कि हमने इदारे को तबाही से बचाना है, उसकी समझ, और वो बड़े डेप्थ में, खैर वो बहुत बड़ी टॉपिक है, इस पर इतने जल्दी इसको कवर करना बड़ा मुश्किल है। तो ये वो स्किल्स हैं जो कि एक इंटरनल ऑडिटर के लिए बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। नवीस साहब। अस्सलाम वालेकुम। एक दफ़ा मैंने आसिफ साहब से पूछा था कि ऑडिटर की खासियत क्या होनी चाहिए। आसिफ साहब ने मुझे बताया था कि उसके मुंह पे सबसे पहले लफ्ज़ नो आना चाहिए। नो एनी हो, इसमें ऑडिटर के लिए नॉलेज ऑफ सिस्टम, रूल्स एंड रेगुलेशंस जो भी किसी ऑर्गेनाइजेशन के हैं उसके मुतालिक फुली उनको नॉलेज होनी चाहिए। उसके अलावा डिसीजन मेकिंग पावर जो है वो इसका बहुत एक इम्पोर्टेंट रोल है। थैंक यू। राजीव साहब, आखिरी पार्टिसिपेंट। आज सारे ध्यान से बैठिएगा, कोई पता नहीं किसको बुलाना पड़ जाए। अस्सलाम वालेकुम। सॉफ्ट स्किल्स जो है इंटरनल ऑडिटर के लिए मैं समझता हूँ, इजाज़त है सर? एक तो सर ये है कि नॉलेज ऑफ रिस्क मैनेजमेंट जो है उसका होना बड़ा ज़रूरी है।
और कम्युनिकेशन स्किल जो है वो काफ़ी स्ट्रांग होने चाहिए, और अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटेजी और उसका जो बिज़नेस मॉडल है उसको समझना बड़ा ज़रूरी है, और लीडरशिप है, और उसके अलावा टीम वर्क। थैंक यू। चलिए, थैंक यू। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर में डिफरेंस क्या है, उसके लिए सारे जजीज़ अपने आप को रेडी रखें, क्योंकि फिर मैं उनको बुलाऊंगा इज़हार ख्याल के लिए। तो इसको आगे लेके चलते हैं। जो चीज़ें, कुछ चीज़ें मैंने डिफ़ाइन किया, जो आपने बयान फरमाई वो भी दुरुस्त हैं। उसमें नंबर 1 तो ये है कि इंटरनल सॉफ्ट स्किल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, कि ये डिपार्टमेंट और इनके फंक्शंस की कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड क्या है। एक तो फाइनेंस मैनेजमेंट, फाइनेंस से रिलेटेड जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली एचआर मैनेजमेंट। एचआर मैनेजमेंट मैंने इसलिए डाली है कि ऑर्गेनाइजेशन 2 चीज़ों से मिलकर बनती है बेसिकली, फाइनेंस और लोग। तो अगर आप फाइनेंस पे बहुत ज़्यादा ज़ोर दें और लोगों को इग्नोर करना शुरू कर दें, तो जो फाइनेंस बचा रहे हैं वो लोगों को निकाल के या वो रिज़ाइन करके चले जाएंगे, फिर आप नए रखेंगे, तो वो सारे पैसे जो बचा रहे हैं वो हायरिंग और फायरिंग प्रोसेस पे लगने शुरू हो जाते हैं। तो पैसे बचाने का ये तरीका, बेहतरीन फाइनेंस प्रोटेक्ट करने का ऑर्गेनाइजेशन का ये है कि लोगों की साइकोलॉजी को भी जहन में रखें, लोगों की नीड को भी जहन में रखें, और विन विन सिचुएशन क्रिएट करें कि ऑर्गेनाइजेशन के फाइनेंशियल रिसोर्सेज सिक्योर भी रहें और एम्प्लॉय सेटिस्फेक्शन भी मैनेज हो। बाज़ का हर बात का ना जवाब नहीं होता, बल्कि ना के अलावा भी कई ऑप्शंस होते हैं जिसमें ऑर्गेनाइजेशन अपने इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट करती है और एम्प्लॉय के इंटरेस्ट को भी प्रोटेक्ट कर देती है। तो इसलिए एचआर की कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी जो है वो प्रोसेस की बहुत होनी चाहिए। उसके अलावा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, पूरी ऑर्गेनाइजेशन अपने डे टू डे प्रोसेस में भी एक प्रोजेक्ट ही है। हमारे यहाँ प्रोजेक्ट से मुराद वो प्रोजेक्ट लिए जाते हैं जो किसी डेवलपिंग पोजीशन में हो, जैसे हमारे कुछ प्रोजेक्ट अभी चल रहे हैं, तो अगर वो हमारे प्रोजेक्ट ना चल रहे हों तो हमारा क्लब रूटीन में अगर चल रहा हो तो रूटीन में जो क्लब चल रहा है ये भी तो एक प्रोजेक्ट ही है। तो इसलिए प्रोजेक्ट मैनेजमेंट के जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटीज़ की, वो भी पता होनी चाहिए। फिर ऑपरेशंस मैनेजमेंट, जो हमारे ऑपरेशनल एरियाज़ हैं, जैसे हमारा एक एडमिनिस्ट्रेटिव एरिया है, बैक ऑफ द हाउस जिसको बोलते हैं, या हार्ट ऑफ द हाउस बोलते हैं होटल इंडस्ट्री में, और एक आपका फ्रंट है जिसको आप ऑपरेशंस में बोलते हैं। जैसे ऑपरेशन में आपकी सिक्योरिटी आ जाती है, एफएनबी आ जाते हैं, फ्रंट ऑफिस आ जाते हैं, और बेशुमार एरियाज़ आ जाते हैं। इसी तरह ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी, एक साइकोलॉजी हमारी है इंडिविजुअल की, एक मेरी है, मेरी साइकोलॉजी ने मेरी शख्सियत को बनाया। आप मुझे मेरी साइकोलॉजी से पहचानते हैं। नवीद साहब की साइकोलॉजी, नवीद साहब की शख्सियत को मैं उनकी साइकोलॉजी से पहचानता हूँ। नवीद साहब वो नहीं है जो नज़र आते हैं, नवीद साहब वो हैं जो सोचते हैं। इस तरह काशिफ वो नहीं है जो नज़र आता है, काशिफ वो है जो सोचता है। तो आप क्या सोचते हैं, किस तरह डिसीजन लेते हैं, किस तरह उठते हैं, किस तरह बैठते हैं, ये सारी चीज़ें मिला के आपकी शख्सियत बनती है। तो जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर आते हैं और आप बहुत सारी शख्सियतों के साथ मिल जाते हैं, तो वो सारी शख्सियतें मिल के एक जनरल इम्प्रेशन क्या डेवलप करती हैं, वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन की साइकोलॉजी होती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपकी ओवरऑल जनरल साइकोलॉजी जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो हेल्दी हो, ठीक है, केयरिंग हो, और ऑर्गेनाइजेशन की बेहतरी का भी सोचे और आपकी बेहतरी का भी सोचे, तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप इंडिविजुअली ऐसे बंदे हायर करें जो इस तबीयत के मालिक हों, जो अपनी जॉब की प्रोटेक्शन के साथ साथ अपने कुलीग की जॉब प्रोटेक्शन का भी सोचें, जो अपने फाइनेंस की प्रोटेक्शन के साथ साथ अपने कुलीग के फाइनेंस की प्रोटेक्शन का भी सोचें। तो जब इंडिविजुअल ऐसे मिल जाएंगे और बहुत ज़्यादा इंडिविजुअल एक ऑर्गेनाइजेशन में होंगे, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन की एक इज्तिमाई शख्सियत बन जाएगी। इसलिए ऑर्गेनाइजेशन साइकोलॉजी का इसलिए भी पता होना चाहिए इंटरनल ऑडिट को, क्योंकि उसने जो पॉलिसीज़ डिफ़ाइन करनी है या हायर मैनेजमेंट या सीनियर मैनेजमेंट को जो सजेशंस सबमिट करनी है, उसने ये भी देखना है कि इसका इम्पैक्ट ऑर्गेनाइजेशनल साइकोलॉजी पे क्या होगा, नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा, ठीक है। तो वो, और दूसरा एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशन में उसके पॉजिटिव असरात होंगे या नेगेटिव असरात होंगे। सिर्फ फाइनेंसिस को प्रोटेक्ट करके एक ऐसी पॉलिसी इंट्रोड्यूस खुदा न खास्ता अगर कोई करवा दे, जैसे बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन में होता है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यहाँ महफूज है इससे, कि बाज़ का फाइनेंसिस इतने प्रोटेक्ट किए जाते हैं कि उनके यहाँ महीने में इतने एम्प्लॉइज़ छोड़ के जाते हैं कि हमारे यहाँ या किसी और ऑर्गेनाइजेशन में शायद 2 साल में इतने छोड़ के ना जाए। तो एक तरह से उन्होंने फाइनेंसिस प्रोटेक्ट किए हुए हैं, मगर ये नहीं देख रहे कि हायरिंग और फायरिंग प्रोसेस पे उससे ज़्यादा पैसे उनके लग रहे हैं।
यानी टाइम इन्वेस्टमेंट को वो फाइनेंस नहीं समझते ऐसी ऑर्गेनाइजेशन। तो जो बेस्ट ऑडिटर्स हैं वो टाइम को भी फाइनेंस का एक हिस्सा समझते हैं कि टाइम जितना ज़्यादा एम्प्लॉई डिस्प्यूट्स पे या एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशन पे कम स्पेंड हो, वो उतना ज़्यादा टाइम जब ऑपरेशन पे स्पेंड होगा तो ऑर्गेनाइजेशन की प्रॉफिट जनरेट करने की जो एबिलिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ जाएगी। उसको एक दो लफ्ज़ में बोल दें, जी जी, सब समझ में आ जाएगा। हमेशा बोलते होते हैं, सब लोग जानते हैं, टाइम इज मनी। एग्जैक्टली, टाइम इज़ मनी। एग्जैक्टली, जैसे आसिफ साहब ने कहा टाइम इज़ मनी, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज में टाइम भी ये मनी, उसमें रिसोर्सेज हैं। उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग स्किल्स, जो प्रॉब्लम को, ये हमारा अगला टॉपिक होगा बेसिकली। तो प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना, प्रॉब्लम को सिर्फ आइडेंटिफाई नहीं करना बल्कि प्रॉब्लम के साथ उसके सोल्यूशन भी डिफ़ाइन करना या आइडेंटिफाई करना। बाज़ का ये होता है कि इंटरनल ऑडिटर देखता है कि हमारी अप्रूव्ड पॉलिसी ऐसी है, मिसाल के तौर पे, कि अगर वो उसी तरह चलती रही तो उससे जो प्रॉब्लम पैदा हो रही है जो बेसिकली वो पहले प्रॉब्लम को पकड़ेगा, और जब प्रॉब्लम को पकड़ेगा तो जब उसको एनालाइज करेगा तो उसको पता चलेगा कि ये फ़लाँ पॉलिसी में ऐसा प्रोसीजर डिफ़ाइन है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम पैदा हो रही है। तो वो उस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए सिर्फ प्रॉब्लम इंडिकेट करके मैनेजमेंट को नहीं देगा ताकि इस वेटर की गलती है तो इसको फ़ाइन कर दें, हाउसमैन की गलती है तो उसको फ़ाइन कर दें, सिक्योरिटी की गलती है उसको फ़ाइन कर दें। वो फ़ाइन पे फोकस नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम ये देखेगा कि ये पैदा क्यों हुई। हमारे यहाँ दो तरह के मैनेजर्स हैं पाकिस्तान में या जनरली पूरी दुनिया में क्या है, मगर हमारे यहाँ ज़्यादा पाकिस्तान में फ़ोकस करते हैं। हमारे यहाँ वो मैनेजर ज़्यादा अच्छा समझा जाता है जो प्रॉब्लम उठे और उस पर काबू पाने में माहिर हो। तो हमारे ऐसे मैनेजर को कहते हैं कि ये बड़ा फर्स्ट क्लास मैनेजर है कि कोई भी प्रॉब्लम जनरेट होती है इसके डिपार्टमेंट में तो इस पर काबू पाने में ये माहिर है। तो दूसरा मैनेजर जिसको एज़ पर स्टैंडर्ड ज़्यादा बेहतर समझा जाता है कि वो मैनेजर अच्छा है जो प्रॉब्लम जनरेट ही ना होने दे। यानी आप किसी प्रॉब्लम को जनरेट करके उस पर काबू पाने में तो माहिर हैं, मगर इसका मतलब ये हुआ कि जिस प्रोसीजर के तहत वो प्रॉब्लम जनरेट हो रही है आप उस प्रोसीजर तक पहुंचने में नाकाम है। आपकी इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी इतनी वीक है कि आप उस प्रोसीजर को ठीक क्यों नहीं करते जहाँ से बार बार ये प्रॉब्लम निकल रही है। आप प्रॉब्लम को के ऊपर काबू पा के अपनी एफिशिएंसी तो शो कराना चाह रहे हैं, मगर आप उस प्रोसीजर को ठीक क्यों नहीं करते जिससे बार बार ये प्रॉब्लम निकलती है। तो एज़ पर स्टैंडर्ड वो मैनेजर अच्छा होता है जो प्रोसीजर्स और पॉलिसीज़ और SOP पे नज़र रखे, ताकि अगर इत्तेफाक से कोई प्रॉब्लम निकल आई है तो प्रॉब्लम एक अपॉर्चुनिटी है उस मैनेजर के लिए कि वो उस प्रॉब्लम के रूट्स को स्टडी करके देखे कि ये किसी एम्प्लॉई की बदनीयती का नतीजा थी या किसी सिस्टम या प्रोसीजर में ये प्रॉब्लम थी। हमारे यहाँ अक्सर डिपार्टमेंट मीटिंग में, और आप देखते होंगे कि बेशुमार गलतियाँ जब DH मीटिंग में लेके आते हैं हम, तो हम उसको ये नहीं देखते कि किसने की, हम ये देखते हैं कि वो प्रॉब्लम पैदा क्यों हुई, और उसके नतीजे में कई पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स हमने इस तरह शार्प करके फाइन ट्यून किए हैं कि अब वो प्रॉब्लम दोबारा पेश नहीं आती। तो जैसे अच्छी मैनेजमेंट का, अच्छे ऑडिटर का, अच्छे मैनेजर का ये अलामत है कि वो जब प्रॉब्लम आएगी सामने उसके, तो वो उस प्रॉब्लम के तहत रूट तक पहुंचकर उसके जो सेट प्रोसीजर्स हैं उस तक पहुंचने की कोशिश करेगा। उसके बाद कॉन्फ्लिक्ट मैनेजमेंट है, कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स हैं। अगर ऑडिटर के सामने ऐसी दो एम्प्लॉयज़ ऐसे लेके आए हैं जो झगड़े में मुलव्वस थे मिसाल के तौर पे, और वो दोनों स्ट्रेस में हैं, और ऑडिटर उनका मसला हल करते करते ख़ुद स्ट्रेस में चला गया, तो वो फिर 3 प्रॉब्लम्स होंगी। तो इसलिए ऑडिटर का ये यानी एक स्टैंडर्ड उन्होंने कहा है कि ये इसको अपने स्ट्रेस पर और दूसरों के स्ट्रेस पर काबू पाने में महारत होनी चाहिए कि ये प्रॉब्लम को दूसरों के जज्बात से हटा के इतना इंटेलेक्चुअली मैच्योर हो कि ये डायरेक्टली प्रॉब्लम को देखने और समझने के काबिल हो। क्योंकि लोग जब अपना प्रॉब्लम लेके आते हैं अक्सर मैनेजमेंट के पास, तो प्रॉब्लम की लोकेशन से मैनेजमेंट तक पहुंचने तक उसमें इतने इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं कि असल प्रॉब्लम को खंगाल के निकालना बड़ा मुश्किल होता है। तो जब भी सीनियर मैनेजमेंट के पास, ख़्वाह वो मैनेजर है या हायर मैनेजमेंट है, अक्सर जब प्रॉब्लम्स आएंगे, जब आप उनकी इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो आप देखिएगा प्रॉब्लम बिल्कुल इतनी होती है, मगर वो आप तक पहुँचते पहुँचते इतनी हो जाती है। तो इतनी प्रॉब्लम को पीछे करके, तो दरमियान में से इतनी प्रॉब्लम के जो फैक्ट्स एंड फिगर्स हैं वो निकाल के फिर उसके ऊपर एनालिसिस करके अपनी रिपोर्ट सबमिट करना, ये बड़ा मुश्किल काम होता है। इसके लिए ज़रूरी है कि आप इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअली प्रोफेशनली शार्प हों
कि आप लोगों के स्ट्रेस में गुम होके ना रह जाएं, बल्कि उनके स्ट्रेस को ख़त्म करके या उनके स्ट्रेस से बच के, अगर ख़त्म नहीं कर सकते तो प्रॉब्लम के रूट्स तक पहुंचने की कोशिश करें। और उसके बाद है कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन कॉन्सेप्ट्स एंड स्किल्स। ये भी हमारा एक सेपरेट टोटली है कि ऑडिटर का काम जो है वो बिल्कुल इसी तरह से, मिसाल के तौर पे जिस तरह एचआर का काम है, ऑडिटर का काम किसी डिपार्टमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना नहीं होता, बल्कि वो हर डिपार्टमेंट के साथ मिल के एक असिस्टेंस का रोल प्ले करता है, ताकि एक तो डिपार्टमेंट के ऊपर चेक एंड बैलेंस है उसके डिपार्टमेंट के हेड का, फिर उसके डिपार्टमेंट के हेड के अंडर अगर कुछ आउटलेट मैनेजर्स हैं, कुछ असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, तो वो एक सेकंड टीम बन जाएगी। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन टीम मिल के अपने डिपार्टमेंट पे एक रोल प्ले कर रही है चेक एंड बैलेंस का। तो ऑडिटर इनको असिस्ट करता है फर्दर फ्रॉम हायर व्यू पॉइंट से, कि वो वहाँ पे बैठ के जहाँ पे इनकी अप्रोच नहीं है, तो वो वहाँ से इनको भी असिस्ट करे और इनकी निचली टीम को भी असिस्ट करे कि इनको अपने डिपार्टमेंट में एडमिनिस्ट्रेटिवली और ऑपरेशनली मैनेज करने में प्रॉब्लम ना हो। तो ऑडिटर का रोल ना सिर्फ सीनियर मैनेजमेंट को असिस्ट करना होता है, बल्कि वो जो उसके अंडर मैनेजमेंट होती है या डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स होते हैं, वो उसके लिए एक गाइडिंग रोल प्ले कर रहा होता है। इसलिए कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली जब सेट प्रैक्टिसेस है उसमें ऑडिटर अगर कोई चीज़ पकड़ता है किसी डिपार्टमेंट की, तो वो उसके डिपार्टमेंट हेड को इन्फॉर्म करेगा। इसलिए इन्फॉर्म करेगा क्योंकि उसके नॉलेज में लाया जाना बहुत ज़रूरी है, और फिर वो कंसर्न डिपार्टमेंट हेड से बैठ के बात करेगा कि ये प्रॉब्लम क्यों पेश आई। अगर किसी का मिसकंडक्ट है तो उस पर उसकी इंक्वायरी कंडक्ट करवा के उसको प्रॉपर प्रोसीजर्स के तहत एचआर में भेज देंगे, फिर हम उसको सेक्रेटरी ऑफिस ले जाएंगे। बट नॉर्मली रूटीन में इंटरनल ऑडिटर और डिपार्टमेंट हेड ये एक ही टीम के दो साथी हैं, दे आर टीम मेंबर्स फॉर वन सिंगल पर्पज़। F&B डिपार्टमेंट का डिपार्टमेंट सेपरेट है, परचेज सेपरेट है, किचन सेपरेट है, MIS सेपरेट है, सिक्योरिटी सेपरेट है, इनके सबके ऑपरेशन सेपरेट हैं, ठीक है, अपने अपनी टेक्निकल में। मगर जो चेक एंड बैलेंस रखना है पॉलिसीज़, प्रोसीजर्स और फ्रॉड और इलीगल एक्टिविटीज़ पे, उस पर एक डिपार्टमेंट ऐसा है जिसमें सारे एक ही हैं, सारे टीम मेंबर्स हैं, वो ऑडिट का डिपार्टमेंट है। ऑडिट का डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट हेड ऑडिटर का टीम मेंबर होता है, यानी ये दोनों मिलके ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट को सेफगार्ड करते हैं। कभी चीज़ें होती हैं इंटरनल ऑडिटर के जहन में आती हैं तो वो डिपार्टमेंट हेड को कम्युनिकेट कर देता है, कभी डिपार्टमेंट हेड के जहन में आती है, अगर वो मुनासिब समझता है कि वहाँ से इंटरनल ऑडिटर से गाइडलाइन लेनी ज़रूरी है तो वो ले सकता है। इसमें रिपोर्टिंग लाइन अपनी जगह क्लियर होती है, मगर उसमें ये होता है कि एक तरह से टीम एफर्ट्स होती हैं कि मिलजुल के कोशिश की जाए, देखा जाए कि ऑर्गेनाइजेशन के इंटरेस्ट भी महफूज रहें और एम्प्लॉई के इंटरेस्ट भी महफूज रहें, और एम्प्लॉई मैनेजमेंट रिलेशनशिप जो है लॉन्ग रन में ये बिल्कुल सेफ एंड साउंड रहे। बहरहाल ये इस पर जब आप डिस्कशन करेंगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, बट ये मेरे ख्याल में चंद एक ऐसे एरियाज़ हैं, इसमें फिर आप और ज़्यादा सॉफ्ट स्किल्स ऐड कर लें। वो जितनी ऐड करते जाएंगी वो किसी ना किसी हवाले से आदमी जितना सॉफ्ट स्किल में एक्सपर्ट होगा, मैच्योर होगा, उसको अपनी जॉब को प्रोटेक्ट करने में, ऑर्गेनाइजेशन को बेनिफिट देने में और दूसरे लोगों की मदद करने में उतनी ज़्यादा सहूलत होगी। तो ये सजेस्टेड लिस्ट है, ये फाइनल लिस्ट नहीं है। इसमें आप अपनी जो आपकी अपनी ऑब्जर्वेशन है वो उसमें ऐड कर लीजिए, तो उसमें आपको मज़ीद और ज़्यादा मिल जाएगा। अच्छा जी, इसको रखिएगा तो इसके सामने। अच्छा ठीक है, वो निकालो। अच्छा, इसके बाद फिर ये होगा हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। जिन अहबाब ने सबमिट किया हुआ है उनके तो हैं रिकमेंडेशंस, मगर जिनका नहीं भी है वो हम इसको बस डिस्कस करने के बाद हम आगे चलते हैं इसको। ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है कि हायर मैनेजमेंट में एडमिनिस्ट्रेटर साहब आ जाते हैं, उसके बाद सीनियर मैनेजमेंट में सेक्रेटरी साहब आएंगे, और फिर एक सेकंड लाइन की सीनियर मैनेजमेंट इंटरनल ऑडिटर आ जाते हैं, और उसके बाद फिर हम सारे डिपार्टमेंट हेड आते हैं। ठीक है,
तो इसलिए हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कभी अगर सेक्रेटरी साहब को यानी बैरून मुल्क सफ़र करने का हो मौका, तो हम इंस्ट्रक्शन ये होती है कि हर डिपार्टमेंट हेड अपनी कैपेसिटी में अपने डिपार्टमेंट का काम करता रहेगा, मगर इन केस ऑफ एनी गाइडेंस, फर्दर गाइडेंस, इन केस ऑफ एनी कॉन्फ्लिक्ट, इन केस ऑफ एनी असिस्टेंस, वो इंटरनल ऑडिट के ऑफिस में रब्ता करेगा। तो इंटरनल ऑडिटर समटाइम्स रिप्रेजेंट भी करता है सीनियर मैनेजमेंट को इन द एब्सेंस ऑफ सीनियर मैनेजमेंट। और इंटरनल ऑडिटर समटाइम्स ये कह लीजिए कि कंसल्टेंसी का रोल भी प्ले करता है। यानी एक तो हम डिपार्टमेंट हेड हैं, हम अपनी दायरा हद में रहते हुए या जो हमारी जो प्रोफेशनल दायरे हैं उसके अंदर रहते हुए अगर हम कुछ सजेशंस हैं तो हम डायरेक्टली सेक्रेटरी साहब को सबमिट करते हैं। सेक्रेटरी साहब के पास ये ऑप्शन है कि अगर वो हमारे सजेशंस जो हैं पॉलिसीज़ प्रोसीजर्स के हवाले से, रिवीजन के हवाले से, वो इंटरनल ऑडिटर को सबमिट कर उनको ट्रांसफ़र करते हैं ताकि वो उस पर अपनी प्रोफेशनल इनपुट या राय देते हैं। तो इंटरनल ऑडिट का ऑफिस जो है वो उसके ऊपर अपने पॉइंट ऑफ व्यू से, ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देते हैं कि मेरे ख्याल में अगर आप इसको यूँ मॉडिफाई कर लें या इसको यूँ चेंज कर लें तो वो ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट्स के लिए है। तो आप ये देखिएगा कि इंटरनल ऑडिटर का रोल जो है वो दोनों एंड पे डिफरेंट है। एक तरह से वो डिपार्टमेंट हेड को भी गाइड कर रहे होते हैं और असिस्ट कर रहे होते हैं डे टू डे ऑपरेशंस में, वो एक फ्रेंडली असिस्टेंस होती है। और दूसरी तरफ वो अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए वो सेक्रेटरी ऑफिस को या हायर मैनेजमेंट को व्हेन एवर रिक्वायर्ड वो अपने प्रोफेशनल इनपुट से भी प्रोफेशनल इनपुट भी देते रहते हैं ताकि उनकी तरफ से जो ऑब्जर्वेशन है वो भी किसी पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स के हवाले से ऑन द बेसिस ऑफ हिज इंटेलेक्चुअल मैच्योरिटी, प्रोफेशनल मैच्योरिटी, एक्सपीरियंस है उनका जो बैकग्राउंड, तो वो कहीं ना कहीं इसमें इनपुट हो जाए। तो अल्टीमेटली सेक्रेटरी साहब के पास जब ये सारी चीज़ें इवेल्युएट हो के डिफरेंट एंगल से ऑब्जर्वेशन के बाद जब पहुंचती हैं तो वो ही इज़ इन अ बेटर पोजीशन कि वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर्स डिज़ाइन करेंगे वो एम्प्लॉई की फेवर में भी होंगी और ऑर्गेनाइजेशन की भी फेवर में होंगी। क्योंकि बाज़ जब हम एज अ डिपार्टमेंट हेड कोई सजेशन दे रहे हैं तो हम अगर ख़ुद से दे रहे हैं तो ये गलत हो जाएगा। हमें चाहिए कि सजेशन देने में हम अपने स्टाफ की इनपुट को भी ध्यान में रखें, क्योंकि अल्टीमेटली एज अ डिपार्टमेंट हेड हम अपने डिपार्टमेंट के स्टाफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी ग्रीवेंसेस हैं, उनके सजेशन हैं, जैसे हम डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफरेंट मीटिंग्स में हम लेते रहते हैं, तो हम अपनी सजेशन आगे इनपुट देते हैं और वो डिफरेंट एंगल से, डिफरेंट चैनल से इवेलुएट होती हैं। वो डिपेंड करता है सीनियर मैनेजमेंट के ऊपर कि वो खुद से डिसाइड लेना चाहे, अगर वो समझते हैं कि डिपार्टमेंट हेड की एज़ पर अप्रूव्ड पॉलिसीज़ एंड प्रोसीजर अगर वो चीज़ें ठीक हैं तो वो खुद से कर सकती हैं, या वो इंटरनल ऑडिटर को दे के एक थर्ड ओपिनियन भी ले सकती हैं विद इन द ऑर्गेनाइजेशन। वो उसमें डेफिनेटली फिर वो सेक्रेटरी लेवल पे या आसिफ साहब जब आएंगे तो उसको मज़ीद ज़्यादा एक्सप्लेन कर देंगे। बट ये हमारा फ़िलहाल अप्रूव्ड जो है सीनियरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ये हमारा ऑर्गेनाइजेशनल चार्ट है। अब ये है सबसे मुश्किल और सबसे दिलचस्प कि डिफरेंस बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल ऑडिटर क्या है। इसके लिए फिर मैं दावत दूंगा, दावत ख़िताब पहले जिनका सबसे लेट आया था उनको सबसे पहले बुलाएंगे। तो रिजवान साहब अगर तशरीफ हैं इधर ही, कोई एक ज़रूरी नहीं आप पूरी अपनी लिस्ट पढ़ के सुनाएं क्योंकि सबको मौका देंगे, तो कोई एक डिफरेंस बता दें जो आप समझते हैं बेहतर हो। इंटरनल ऑडिटर इदारे के अंदर रह के काम करता है, उसने सारे इदारे के फाइनेंस देखने होते हैं, और एक्सटर्नल ऑडिटर साल में एक दफ़ा आता है, वो बाहर से लाया जाता है, किसी भी कंपनी को हायर किया जाता है। एक ही बस, ठीक है सामने ये बताना बस जो चीज़ बता चुके हैं वो दोबारा नहीं रिपीट करनी। जब मैं कमेंट्स पढ़ा था जिन्होंने सजेस्ट किए थे कि एक्सटर्नल और इंटरनल ऑडिटर का फ़र्क क्या है, तो जो मैं कमेंट्स पढ़ा था उसमें ये भी लिखा हुआ था कि एक्सटर्नल ऑडिटर साल में एक दफ़ा आता है और इंटरनल ऑडिटर हर रोज़ आता है। उसका नाम नहीं मैं बताऊंगा किसने लिखा। तो अब मैं आमिर से रिक्वेस्ट करूँगा। इंटरनल ऑडिटर जो हैं वो उनका कंपलसरी नहीं है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रॉपर या ACC हों, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर जो हैं उनके लिए लाजमी है कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म से हों। ये डिफरेंस है।
शहजाद खान। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक तो डॉक्टर साहब के सेशन से इनकी प्रेजेंटेशन के अलावा जितने भी कमेंट्स आए, जो लोग यहाँ के बोल रहे थे, उनसे यूँ लग रहा था कि सेशन का जो नाम था आज का, वो ऑडिट एंड ऑडिट प्रोसीजर नहीं होना चाहिए था, बल्कि मिस्टर आसिफ एंड मिस्टर आसिफ प्रोसीजर्स होना चाहिए था। तो वी आर हेयर टू डिस्कस ऑडिट इंटरनल ऑडिटर, नॉट मिस्टर आसिफ और मिस्टर आसिफ प्रोसीजर। जो डिफरेंस है इंटरनल काफ़ी सारे हैं। एक ही बताऊंगा यहाँ पे, क्योंकि बाकी लोगों ने भी बोलना है कि इंटरनल ऑडिटर जो है इज़ ट्रीटेड एज ए एम्प्लॉई ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि जो एक्सटर्नल होते हैं वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड होते हैं। इंटरनल ऑडिटर जो होता है वो ट्रीट होता है एज एम्प्लॉई, जो वेजेस हैं वो सैलरी है वो ऑर्गेनाइजेशन उसके हिसाब से मिलती है, जबकि जो एक्सटर्नल होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से मिलती है। थैंक यू। अच्छा, उसके बाद मकबूल साहब वो हैं हमारे दूसरा। हाँ देखिए, नहीं मैं इंतज़ार करूँगा जब तक रिकॉर्डिंग अच्छा चलो, रऊफ़ ने यकीन दहानी कराई है। अस्सलाम वालेकुम। 3 बेसिकली मैं इसके जो बेसिक वो हैं डिफरेंसेस वो बताऊंगा। एक तो नहीं, उस 3 में एक ही समझ लेना आप। जितनी देर में आपने मुझे एंगेज किया इतनी देर में 2 बंदे गुजर जाते हैं। अच्छा, इसके बेसिक एक तो 3 फ़र्क बेसिक हैं। एक इसके ऑब्जेक्टिव में, एक इसके स्ट्रक्चर में और एक इसके स्कोप में। ऑब्जेक्टिव में इस तरह फ़र्क है कि बेसिकली ये इंटरनल ऑडिटर है वो इंटरनल चेक्स एंड कंट्रोल्स करता है, जबकि जो एक्सटर्नल है वो ओवरऑल ट्रांसपेरेंसी ऑफ द फाइनेंशियल सिस्टम को देखता है। जबकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो ये होता है कि जैसे पहले रिजवान ने भी एक्सप्लेन किया है, वो बेसिकली ये है कि जो इंटरनल ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय होता है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है वो बेसिकली एक टोटली जो है सेपरेट बॉडी होती है, एंटिटी होती है, उसका एम्प्लॉय होता है। और तीसरा जो उसके स्कोप में फ़र्क है वो बहुत लंबी चौड़ी लिस्ट है, मतलब उसमें लेकिन 2-4 चीज़ें ये हैं कि वो एसेंस ये है कि वो ये रेगुलर ऑडिट होता है और वो जो है एनुअल ऑडिट होता है। और थैंक यू वेरी मच। काशिफ शहजाद, फिर उसके बाद आज़म साहब। इंटरनल ऑडिटर के जो ये कंटिन्यूस नेचर जॉब होती है, और जो एक्सटर्नल ऑडिटर होता है उसका वर्क जो होता है वो टाइम पीरियड होता है, जो कि एक स्पेसिफिक पीरियड के लिए आता है, उसके बाद फिर वो वापस चला जाता है। आज़म के बाद फिर असद साहब, असद और फिर जाहिद, फिर मुजफ्फर। इंटरनल ऑडिटर बेसिकली, क्योंकि एक जैसे सभी कोलीग्स ने बताया और सीनियर्स ने, कि वो एक इदारे का पार्ट होता है, तो मेंटली भी वो इदारे की रूल्स रेगुलेशंस को सिक्योर भी कर रहा होता है, और उसमें जैसे कि पहले डॉक्टर साहब भी बता रहे थे, उनको HR स्किल्स भी उन्होंने ये भी देखना होता है कि हमारी कोई पॉलिसी या कोई ऐसी चीज़ जो नेगेटिव कोई इफ़ेक्ट किसी और साइड से तो नहीं दे रही। तो एक्सटर्नल ऑडिटर क्योंकि पार्ट नहीं हमारा होता, उसने सिर्फ इंडिकेट्स करने होते हैं कि यहाँ मिस्टेक्स हैं, तो उनके ये काम में आई थिंक थोड़ा फ़र्क होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू डॉक्टर साहब। बेसिकली जो मेजर डिफरेंस मेरी समझ में आता है वो स्कोप का है। इंटरनल ऑडिटर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो उसका जो नॉलेज है वो उसकी डेप्थ बहुत ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल ऑडिटर जिसको ऑर्गेनाइजेशन का नॉलेज है। इसलिए अगर इंटरनल ऑडिटर क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है, तो वो उसका रोल जो है वो सपोर्टिव रोल है बेसिकली। एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क के लिए आता है, वो परफॉर्म करके चला जाता है। इंटरनल ऑडिटर जो है वो उसकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर,
इसलिए उसका रोल बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ऑर्गेनाइजेशन में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंटरनल ऑडिटर जो है उनका एक ये भी बेसिक रोल जो ये है वो ऑर्गेनाइजेशन के जो रिसोर्सेज हैं उसकी इफ़ेक्टिवनेस और एफिशिएंसी को डे टू डे ऑपरेशन के ज़रिए इंक्रीज़ करें, जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो ऑर्गेनाइजेशन की जो फिनंशियल स्टेटमेंट्स हैं उन पे वो स्टैटिस्टिकल एनालिसिस और साथ ही ओपिनियन देते हैं ताकि अगर कोई कमी पेशी है उसको जो है दूर किया जा सके या ऑर्गेनाइजेशन की जो इस्तेदाद है कारकर्दगी की उसको बढ़ाया जा सके। थैंक यू। इंटरनल ऑडिटर में जो है वो जो इसकी एक्सटर्नल ऑडिटर और इंटरनल ऑडिट में जो डिफरेंस है, इंटरनल ऑडिटर जो है वो मैनेजमेंट पॉलिसीज़ की बेहतरी में हेल्प करती है, और जबकि जो एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ट्रूथफुलनेस में जो है ना वो मदद देती है। और एक इसके अलावा जो सबसे बड़ा डिफरेंस है कि इंटरनल ऑडिटर से डांट पड़ती है और एक्सटर्नल ऑडिटर से डांट नहीं पड़ती। अच्छा, इसके बाद अगर आपने गौर किया मुजफ्फर का लहजा चूँकि पेशावरी है ना, तो एक्सटर्नल को इटर्नल कर गया था। तो इसके बाद मिस नादिया, फिर मलिक इजाज़ साहब और नसीर। इंटरनल ऑडिटर जो हैं वो इंटरनल मीटिंग्स जो होती हैं कंपनी की उनको अटेंड करते हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो इंटरनल मीटिंग्स जो कंपनी की हैं उनको अटेंड नहीं करते। और सेकेंडली जो इंटरनल ऑडिटर हैं वो ना सिर्फ जो एरर्स हैं उनको डिटेक्ट करते हैं और उनकी प्रिवेंशन के लिए भी काम करते हैं, उनकी रोकथाम भी करते हैं, जबकि एक्सटर्नल ऑडिटर सिर्फ एरर्स को हाईलाइट करते हैं, उनकी सिर्फ निशानदेही करते हैं, उनकी रोकथाम के लिए काम नहीं करते। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज डॉक्टर साहब ने जो इंटरनल ऑडिटर साहब के बारे में वो जो ब्रीफ़ की है वो मुझे ऐसे लग रहा था कि हमारे इंटरनल ऑडिटर खूब परेशान हो गए होंगे कि ये क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब। तो जहाँ तक तल्लक है इंटरनल ऑडिटर का, वो हमारे एम्प्लॉइज़ भी होते हैं, उनका डेली बेसिस पे डिपार्टमेंट वाइज फॉलोअप होता है। फॉलोअप उस शक्ल में होगा अगर हमारे इंटरनल ऑडिटर साहब पॉजिटिव माइंडेड होंगे, ऑब्जर्वेंट होंगे, तो फॉलोअप भी सही होगा। अगर वो फॉलोअप सही करेंगे तो उसमें हमारी मिस्टेक की गुंजाइश भी बहुत कम होगी। तो जहाँ तक तल्लक है एक्सटर्नल ऑडिटर का, वो साल में एक दफ़ा आते हैं, उनका काम होता है सिर्फ क्यूरीज को हाईलाइट करना और क्यूरीज को हाईलाइट करके मैनेजमेंट को पुटअप करना ताकि इन फ्यूचर उस प्रॉब्लम को फेस किया जा सके। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम। जो इंटरनल ऑडिटर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है, जो जितने भी वो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करता है, उसके बाद जो एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं वो उस चीज़ को सर्टिफाई करते हैं कि वाकई में जो काम इंटरनली हुआ है, जो फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स है वो टू दी स्टैंडर्ड्स हैं, और उसको वेरीफाई करते हैं और सर्टिफाई कर देती है उसको। तो इंटरनल की जो एक्टिविटीज़, जो भी ऑडिटिंग की प्रोसीजर्स होती हैं सारे। थैंक यू। थैंक यू। ये चंद एक नमूने के तौर पे थे ताकि कुछ चीज़ें मैंने नोट की हुई हैं। नहीं, नमूने नहीं थे, नमूने के तौर पे मैंने कहा। अच्छा, बकिया जो प्रोग्राम उसका फॉर्मेट ये होगा कि कुछ डिफरेंसेस जो मुझे समझ में आए वो मैंने लिखे हैं, वो मैं आपको बता देता हूँ। फिर आसिफ साहब को रिक्वेस्ट करूँगा इज़हार ख्याल के लिए, और फिर फाइनली सेक्रेटरी साहब को समराइज़ करके सारा जो सेशन है आज उस पर अपना इज़हार ख्याल करें। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे समझ में आई कि 3 एरियाज़ ऐसे हैं जिसमें एक्सटर्नल ऑडिटर के दायरे कार में नहीं आता, यानी वो काम वो करता ही नहीं है एक्सटर्नल ऑडिटर जो इंटरनल ऑडिटर करता है। नंबर 1, internal auditor may assist HR department or senior management in resolving employee management disputes as directed by the senior management। यानी ये external auditor के दायरे काम में नहीं आता जो internal auditor करता है, नंबर 1। नंबर 2, जो external auditor नहीं करता,
may assist senior management in dealing with the legal issues of the organization as directed by the senior management. ये एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता, इंटरनल ऑडिटर सिर्फ करता है. तीसरा जो एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता वो ये है, सॉरी दो चीज़ें ये होगी, और बाकी जो डिफरेंसेस हैं बाकी दोनों के दरमियान कि जो एक्सटर्नल ऑडिटर है वो फोकस करता है एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स के ऊपर, कि जो प्रोसीजर्स हैं, पॉलिसीज़ हैं और रिकॉर्ड्स हैं वो एक्यूरेट हैं या नहीं है, ये उसका फोकस होता है. मगर इंटरनल ऑडिटर का इसके अलावा भी एक फ़ोकस होता है कि वो ये देखता है कि क्या एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन से सेटिस्फाइड है या नहीं है, और दूसरा ये होता है कि क्या कस्टमर या मेंबर वो क्लब की सर्विसेज से सेटिस्फाइड हैं या नहीं है. क्योंकि अगर मेंबर सेटिस्फाइड नहीं है, एम्प्लॉई सेटिस्फाइड नहीं है, तो बाकी चीज़ों की एक्यूरेसी को करना क्या, वो बाकी चीज़ों की जो एक्यूरेसी है वो एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन के लिए तो सारी चीज़ें हैं. तो अगर एंड रिज़ल्ट उन तक नहीं पहुंच रहा तो प्रोसीजर के स्ट्रीमलाइन होने का फ़ायदा भी कोई नहीं है. तो इंटरनल ऑडिटर का मेन फोकस अपार्ट फ्रॉम एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स वो सेटिस्फेक्शन ऑफ गेस्ट, कस्टमर या मेंबर कर लें, और एम्प्लॉई सेटिस्फेक्शन और अटैचमेंट विद द ऑर्गेनाइजेशन, ये उसको ज़हन में बहुत रखता है. फिर एक्सटर्नल ऑडिटर जो है वो बेसिकली वो जो डील करता है ऑर्गेनाइजेशन के साथ, वो या तो सीनियर मैनेजमेंट से कांटेक्ट करेगा या इंटरनल ऑडिटर से कांटेक्ट करेगा. जबकि इंटरनल ऑडिटर ऑन अ डे टू डे बेसिस डायरेक्टली इन टच होता है डिपार्टमेंट हेड्स के साथ, ताकि वो डिपार्टमेंट हेड्स के साथ ऑपरेशंस को इतना कीनली ऑब्ज़र्व करे कि प्रॉब्लम्स मिनिमाइज़ हों, ताकि सीनियर मैनेजमेंट अपने सीनियर गोल्स में बिज़ी रहे. अगर सीनियर मैनेजमेंट ने डिपार्टमेंट लेवल के इश्यूज़ को हल करना है तो फिर डिपार्टमेंट हेड के होने का फ़ायदा ना हुआ, और अगर इंटरनल ऑडिटर ने सीनियर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए डिपार्टमेंट हेड को असिस्ट नहीं करना डिपार्टमेंटल इश्यूज़ को रिजॉल्व करने में, तो तभी सीनियर मैनेजमेंट बिज़ी रहेगी. तो इंटरनल ऑडिटर का काम बेसिकली होता है कि सीनियर मैनेजमेंट सीनियर इश्यूज़ में बिज़ी रहे और वो सीनियर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए डिपार्टमेंट हेड्स को असिस्ट करे, ताकि डे टू डे बेसिस पे जो डिपार्टमेंटल प्रॉब्लम्स हैं वो सॉल्व हों. इसमें रिपोर्टिंग लाइन चेंज नहीं होगी, रिपोर्टिंग वही रहेगी जो है, मगर वो सीनियर मैंने अब मिसाल के तौर पे अगर मेरे सारे इश्यूज़ या निसार साहब के सारे इश्यूज़ या बज़मी साहब के सारे इश्यूज़ सेक्रेटरी साहब नहीं हल करने हैं, तो फिर वो हमारे इश्यूज़ हल करेंगे, फिर वो बाकी मेंबर्स और इंटायर क्लब की ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन है उसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकेंगे, क्योंकि हमसे फारिग होंगे तो उधर होंगे ना. तो उस मुकाम पे आके इंटरनल ऑडिटर जो है वो सीनियर मैनेजमेंट को रिप्रेजेंट करते हुए विद द अथॉरिटी असाइंड बाय द सीनियर मैनेजमेंट वो डिफरेंट डिपार्टमेंट हेड्स को असिस्ट करता है, सपोर्ट, ताकि इतने कम इश्यूज़ हों. सिर्फ वो इश्यूज़ सेक्रेटरी ऑफिस में या सीनियर मैनेजमेंट के पास जाएँ जो पॉलिसीज़ की से रिलेटेड हों, गाइडलाइन के हवाले से हों, या वो इतने सीरियस हों कि जहाँ पे सीनियर मैनेजमेंट के नॉलेज में आना बहुत ज़रूरी है या उनकी इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़रूरी है. ठीक है जी. तो ये सारे काम एक्सटर्नल ऑडिटर नहीं करता. बाकी वही है मेरे जो आप सब ने बयान कर दिए, वो लफ्ज़ों के चेंज से बाकी वो सारी चीज़ें एक ही होती हैं. तो ये एक ब्रीफ सा था सेशन जो आपने लिखा है क्वेश्चंस के ज़रिए, और जो मेरा लिखा है ये भी मैं सर्कुलेट कर दूंगा. आपके पास कम से कम इतना मटेरियल ज़रूर आ गया होगा या आ जाना चाहिए कि इसकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी क्लियर होनी चाहिए कि ऑडिट का या ऑडिट ऑफिस का किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रोल क्या होता है, नंबर एक बात. और दूसरा यह है इसकी बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी है. इसकी बेसिस के ऊपर आप फर्दर अपने आप को एक्सपेंड करना चाहें तो फिर हज़ारों किताबें भी हैं, नेट रिसोर्सेज भी हैं. बहुत सारे दोस्त अहबाब ने अपने जो सवालों के जवाब सबमिट किए हैं उसमें नेट के रिसोर्सेज भी यूज़ किए हैं. तो पर्पज़ ये था आपको क्वेश्चंस देने का कि जब आप इस सेशन में आएँ तो ये सेशन ऑन करें. आपको पहले से ये पता ही नहीं होगा कि क्या डिस्कस होना, तो उसका फ़ायदा नहीं है. तो ये हमने सोचा था कि हर सेशन से पहले उसका क्वेश्चनर हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ताकि उस सेशन में डिस्कस होने वाले पॉइंट्स पहले आप अपने तौर पे रिसर्च करके आएँ, आपको पता हो कि आपने क्या निकाला है रिसर्च से और हमने क्या प्रेजेंट किया है सजेशन के तौर पे, और फिर आपकी और हमारी सोच में मुताबिकत कितनी है. और जहाँ कहीं फाइन ट्यूनिंग की ज़रूरत होगी तो वो सीनियर अवेलेबल है हमारे साथ, वो हमारे उनके मशवरों से, उनकी गाइडलाइन से हम आपस के कॉन्सेप्ट को फाइन ट्यून भी कर लेंगे. और इसी सेशन में पता चल जाएगा कि बाज़ का जो डिपार्टमेंटल कम्युनिकेशन गैप होता है या कन्फ्यूजन डेवलप होती है या कॉन्फ्लिक्ट डेवलप होता है,
उसकी मेन रीज़न ये होती है कि आपके जहन में कॉन्सेप्ट कुछ और होता है और हमारे जहन में कॉन्सेप्ट कुछ और है। तो चूँकि कॉन्सेप्चुअल क्लैश होता है, उसकी वजह से फिर आपस में रंजिशें और नाराज़गियाँ और ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं। तो मैं आसिफ साहब से रिक्वेस्ट करूँगा इज़हार ख्याल के लिए। थैंक यू डॉक्टर साहब। मैं आई विल बी वेरी ब्रीफ, बहुत ही मुख्तसर होऊंगा, शायद 1-2 मिनट के लिए। मेरी बातचीत वहाँ से शुरू होती है जहाँ से डॉक्टर साहब ने ऑर्गेनोग्राम दिखाया था। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में जहाँ और बहुत सारी चीज़ें दुरुस्त नहीं हैं, वहाँ एक कॉन्सेप्चुअल जो सब्जेक्ट है वो यहाँ नहीं है। अनफॉर्चुनेटली जो इंटरनल ऑडिट की इम्पॉर्टेंस बाहर मुल्कों में है वो यहाँ नहीं है, बारिंग इस्लामाबाद क्लब। इसीलिए मैंने कहा था कि वहाँ से बात होगी जहाँ से ऑर्गेनोग्राम दिखाया गया था आप लोगों को। उसमें जो इम्पोर्टेंस इंटरनल ऑडिट को दी गई है वो इस वजह से, ये जो बेसिक कॉन्सेप्ट आप लोगों ने बहुत सारी बातें सुनी, बहुत सारी बातें आप लोगों ने कहीं पढ़ा भी है। आई एम वेरी हैप्पी, बड़ी खुशी की बात है कि आप लोगों ने इस पर मेहनत की, पढ़ा होगा, डेफिनेटली डाउनलोड किया होगा और काफ़ी आपको नॉलेज है, अभी इंटरेक्शन भी हुआ। इसमें टेक्निकली मुझे जाने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आप लोग फर्दर भी पढ़ते रहेंगे, देखते रहेंगे। असल चीज़ है कि उस आदमी की जो इंटरनल ऑडिट है, जो हेड कर रहा है, आप मेरे केस में तो यहाँ मैं एक ही हूँ, एनीवे इंटरनल ऑडिट का जो सबसे ज़्यादा उस बात पे जोर भी दिया गया, डॉक्टर साहब ने कहा भी, आप लोगों ने भी कहा, उसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट इंटीग्रिटी है उस आदमी की। उसका कैरेक्टर, उसकी ऑनेस्टी, उसकी इंटीग्रिटी बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती है। जब मैं यहाँ आया शुरू में तो हम नहीं जानते थे, सेक्रेटरी साहब, एडमिनिस्ट्रेटर साहब ज़रूर जानते थे, सेक्रेटरी साहब मुझे इतना नहीं जानते थे और लोग भी इतना नहीं जानते थे अलावा आप लोगों के। वो तो मैं नया था उन लोगों के लिए, एज ए मेम्बर शायद कुछ लोग जानते होंगे। तो जब मैं यहाँ शुरू में आया तो शायद उस वक्त यही वो था कि इंटरनल ऑडिट की जो मुकाम है वहाँ उतना ही है जितना पाकिस्तान में है। बट विद द विजन ऑफ सेक्रेटरी साहब, इनको मालूम है माशाल्लाह, अल्लाह इनको मतलब और ज़्यादा ब्रॉडर विजन दे, और इनकी जो क़यादत में जो क्लब ने जो अचीव किया है वो आप लोगों के सबके सामने है। वो उस वक्त से आहिस्ता आहिस्ता, मैं अपने आप को नहीं कोई क्रेडिट देना चाहता, क्रेडिट उनको देना चाहता हूँ जो रिकग्निशन आई। वो किस लिए आई कि मैंने उस वक्त से आज तक शायद ही कोई ऐसा कोई डिस्प्यूट हुआ होगा सेक्रेटरी साहब का, तो हुआ ही नहीं, बिल्कुल ऑलमोस्ट ज़ीरो है। वो इतनी हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी और ऑनेस्टी और कैरेक्टर का वो थी कि इन्होंने आहिस्ता आहिस्ता उसको जज किया। फिर उसके बाद ग्रेजुअली वो मुझे उसमें घसीटते गए एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स में, जो कि यहाँ पाकिस्तान में इंटरनल ऑडिट को इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस, इतनी ज़्यादा पावर भी मैं कह सकता हूँ कि नहीं दी जाती। वो सिर्फ इसलिए रिकग्निशन से हुई कि वो चांस ही नहीं मिला, वो चांस दिया ही नहीं गया जिसमें ये उसको बेसिट किया जाए कि ये इनको ये इख्तियार दिया जाए। तो आहिस्ता आहिस्ता ग्रेजुअली एंड स्लोली आई बिकेम, वैसे जैसे आप लोगों ने कहा, आई एम ए पार्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। वो ये हो ही नहीं सकता कि एक्सटर्नल ऑडिट का इंटरनल ऑडिट से कोई इस तरह का मौजूदा, क्योंकि इंटरनल ऑडिट इज़ प्रो ऑर्गेनाइजेशन का मतलब ये है कि वो ये नहीं चाहेगा कि सारे क्रिटिकल हो, सिर्फ कि ये बात कर दे और ये उसके पॉइंट्स बन जाए। नो, मैं पर्सनली ये किया ही नहीं। जितना जो कुछ हो सकता है वो उसकी जो अच्छा जो क्रेडिबिलिटी है,
इंटरनल ऑडिट की कि उसको हेल्प एक्सटेंड करे, नॉट दैट उसमें नुक्ते बिठा दे। मेरे जितने इतने का दौर है उसमें सारे अरसे में मैंने हेल्प करने की कोशिश की है। उसके बाद कभी ये नहीं हुआ और सेक्रेटरी साहब को ये एतमाद बढ़ता गया। और उसके बाद आप लोग ने सामने है, मैं जो कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है कि इन्होंने कितना ट्रस्ट बिल्ड किया मुझ में, और हर चीज़ का पहले वहाँ चली आई और ले ली। ये बिल्डअप होता है आहिस्ता आहिस्ता, और हाईएस्ट फॉर्म ऑफ इंटीग्रिटी पे, आपके कैरेक्टर पे, आपकी ऑनेस्टी पे, आपका रवैया आपके ऑर्गेनाइजेशन के स्टाफ के साथ कैसा है। डांट मार तो ठीक है, वो अपनी जगह, वो दैट इज़ पार्ट ऑफ दी योर आपका जो बिल्डअप कराना है आपके अंदर, वो पार्ट है, और वो भी अच्छा ही के लिए है, वो किसी उसके लिए नहीं है, वरना वो लिखत पढ़त में आ जाता है, जैसे एक्सटर्नल ऑडिट लिख के जाता। हमारा काम जो है, मेरा काम पर्टिकुलरली मैं रेफरेंस से कह रहा हूँ क्योंकि मेरा काम ही वहाँ से शुरू हुआ जहाँ से वो ऑर्गोनोग्राम चार्ट शुरू होता है। तो उसमें मेरा काम ही यही है कि मैं आप लोगों की हेल्प करूँ। बट कल कई दफ़ा सेक्रेटरी साहब कहते हैं जहाँ आस्ते साहब से ये मैटर सॉल्व करा लें। सो माई जॉब इज़ टू असिस्ट टू डिक्रीज़ योर टेंशन, टू डिक्रीज़ योर स्ट्रेसेस एंड टू हेल्प यू इन ऑल एस्पेक्ट्स, चाहे वो लिखना हो, चाहे वो एडवाइस हो, चाहे वो करेक्शन हो, चाहे वो एरर रिव्यू हो, हर तरह से। सो मच सो आपके ज़ाती अफेयर्स में भी, पर्सनल अफेयर्स में भी इंट्रूजन है, इन द सेंस जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि आप कुछ मांगने आते हैं कोई लोन, तो उसमें मैं आई स्टडी द पर्सन और उसकी ज़रूरियात को मद्देनज़र रखे कि इसको वाकई कुछ देना अच्छा है या ठीक है या नहीं ठीक है, ये उसको टेम्पररी फ़ायदा हो जाएगा, बाद में क्या होगा। ये सारी चीज़ें जो है ना, आपकी रिलेशनशिप कैसी है, आपके एम्प्लॉय के साथ मोहब्बत वाली है, हेल्प वाली है, तब जाके इंटरनल ऑडिट बनता है जैसे और मुल्कों में है। तो आई एम वेरी ग्लैड, आई एम एब्सोल्युटली डिलाइटेड कि जो पोजीशन, जो चीज़ मैं एंजॉय यहाँ कर रहा हूँ, वो काश वो और इदारों में भी इंटरनल ऑडिट को वो चीज़ मिलती। थैंक यू वेरी मच। जैसे पहले मैं सेक्रेटरी साहब को दावत दूँ, वो आपके क्वेश्चंस रह गए, अगर कोई सवाल आपके जहन में हो जिस पे आप चाहें कि सीनियर की तरफ से रहनुमाई आपको मिले, क्योंकि प्रेजेंटेशन हो गई, आपकी फीडबैक भी इसमें आगे प्रेजेंटेशन में, मगर कोई सवाल अगर किसी के जहन में है तो। कोई सवाल अगर किसी के जहन में है। डांट पड़ने का आसिफ साहब ने फरमाया, तो हमारी ऑर्गेनाइजेशन का एक ख़ास, मैं आपको सीक्रेट बता देता हूँ, यहाँ जो जितना मैनेजमेंट के क्लोज़ होता है उसको उतनी ज़्यादा डांट पड़ती है। बज़मी साहब ने सर पकड़ ली। तो मैं सेक्रेटरी साहब को दावत दूंगा कि सेशन को और आपके क्वेश्चंस के जो आंसर्स हैं उसको समराइज़ कर दें इज़हार ख्याल के लिए। और एक बड़ा अच्छा डिफरेंस इन्होंने मुझे ऑफिस में बताया था एक्सटर्नल और इंटरनल का, वो भी मैं इनसे गुजारिश करूँगा कि आप तक पहुँचा दें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। पहली एक चीज़ जो मैं क्लियर करना चाहूँगा वो ये है कि आज हम डिस्कशन के हवाले से कि हम जो इंटरनल ऑडिट का जो कॉन्सेप्ट है उसको डिस्कस कर रहे थे, हम आसिफ साहब को डिस्कस नहीं कर रहे थे। जो कॉन्सेप्ट है इंटरनल ऑडिट का वो डिस्कस हो रहा था। और उसके बाद जो ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं उसमें डेफिनेशन ऑफ ऑडिट, एक तो ये वैसे तो काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव डिस्कशन हो चुकी है, लेकिन मुख्तसरन उसको अगर मैं समराइज़ करूँ तो ऑडिट का बेसिकली मकसद यही है कि जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं एक इदारे के, उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए कुछ SOPs, प्रोसीजर्स, सिस्टम्स डिफ़ाइन किए जाते हैं। तो ऑडिटर का ये रोल है कि उन देखना कि उस इदारे में जो काम हो रहा है वो उन प्रोसीजर्स और उन सिस्टम्स और उन SOPs के मुताबिक हो रहा है या नहीं हो रहा, और अगर नहीं हो रहा तो टाइमली इंटरवेंशन करके
उनको ऑन कोर्स ले आए, उन चीज़ों को जहाँ डिविएशन हो रही है उसको ऑन कोर्स ले आए। ये प्राइमरीली ऑब्जेक्टिव है। और ये प्रोसीजर्स फाइनेंशियल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, ऑपरेशनल प्रोसीजर्स भी हो सकते हैं, और भी मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं, HR सिस्टम्स हैं। सो उस और ये देखना कि वो प्रोसीजर्स उस ऑब्जेक्टिव को मीट कर रहे हैं, विच इज़ बेसिकली लेट्स से इन द केस ऑफ इस्लामाबाद क्लब, वो ये है कि डिलीवरी ऑफ एक सर्विस है जिसकी डिलीवरी होनी है, मेंबर्स की को हमने सर्विसेज डिलीवर करनी है। उन सर्विसेज को डिलीवर करने के लिए ये SOPs और प्रोसीजर्स और सिस्टम्स बनाए गए हैं, वो इम्प्लीमेंट प्रॉपरली हो रहे हैं या नहीं उन ऑब्जेक्टिव्स को मीट करने के लिए। और उसके अलावा ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द सर्विस डिलीवरी, इफ़ द इंटरनल ऑडिटर फील्स या ऑडिटर ये समझते हैं कि जी इन SOPs या प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना चाहिए बेहतर डिलीवरी इंश्योर करने के लिए, तो इन दैट केस द ऑडिटर विल सजेस्ट मॉडिफिकेशंस टू द सीनियर मैनेजमेंट कि इस तरीके से इसको मॉडिफाई अगर कर दें तो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो बेहतर तरीके से मीट हो सकेंगे। एक अगर हम थोड़ा लोएस्ट कॉमन डिनोमिनेटर पे जाएं तो एक मिसाल ऑडिट की सादा से ये है कि जब बच्चे छोटे, हम भी किसी ज़माने में स्कूल में थे, तो जब उस्ताद कभी होता था कि एक असाइनमेंट देता था सारे क्लास के बच्चों को, और उसके बाद ख़ुद क्लास से चला जाता था और वो बता जाता था कि ये काम होना है और इस तरीके से होना है, और एक मॉनिटर, बच्चों में से एक को मॉनिटर बना के पीछे छोड़ देता था टू मेक श्योर कि जो काम उसने कहा है वो ऐसा ही हो, और जो उसने कहा है वही हो और उसी तरीके से हो। तो कुछ इससे मिलता जुलता रोल है। उसके बाद वो जो सेकंड काम उस्ताद करता था वो ऑडिटर्स आजकल नहीं करते क्योंकि दुनिया थोड़ी चेंज हो गई है। सेकंड काम ये करता था, फिर वो आइडेंटिफाई करता था, उस जब आके मॉनिटर से रिपोर्ट लेता था तो फिर वो उस्ताद मॉनिटर करता था कि ये अच्छे बच्चे हैं और ये गंदे बच्चे हैं। तो अब वो अच्छे बच्चे गंदे बच्चे वाला कॉन्सेप्ट ख़त्म हो गया है। अब प्रिजम्पशन हमारी ये होती है कि सभी अच्छे बच्चे हैं, इट्स जस्ट दैट समबडी नीड्स हेल्प समवेयर एंड द ऑडिटर्स प्रोवाइड दैट हेल्प। ये बेसिक उसमें वो है। अच्छा, की सॉफ्ट स्किल्स रिक्वायर्ड बाय इंटरनल ऑडिटर। मेरे ख़्याल में आजकल के दौर में इंटरनल ऑडिटर को वो तमाम स्किल्स चाहिए जो एक ऐसे प्राइम मिनिस्टर को चाहिए जो एक कोलिशन गवर्नमेंट को हेड कर रहा हो। वही सारे स्किल्स एक इंटरनल ऑडिटर करने चाहिए, क्योंकि स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करवाना फ्रॉम ए डिवर्स ग्रुप ऑफ पीपल इज़ नॉट ईजी। और ये इंटरनल ऑडिटर हैज़ टू इंश्योर के फाइनेंशियल स्टैंडर्ड्स एंड ऑपरेशनल स्टैंडर्ड्स आर बीइंग मेट बाय पीपल हु आर टोटली मतलब डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। तो एक डिवर्स ग्रुप से स्टैंडर्ड्स मीट करवाना, इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ डेफ्ट हैंडलिंग, डिप्लोमेटिक स्किल्स, जैसे मुबीन साहब ने कहा, HR स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छे होने चाहिए, और एक लिस्ट डॉक्टर साहब ने दी थी विच वॉज़ वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट। दूसरा जो एक है कि क्या फ़र्क है इंटरनल ऑडिटर और एक्सटर्नल ऑडिटर में, जो बुनियादी फ़र्क है वो ये है कि जैसे एक चीज़ होती है जब कोई डॉक्टर दवाई देता है, एक प्रिवेंटिव मेडिसिन होती है और एक क्यूरेटिव मेडिसिन होती है। प्रिवेंटिव होती है कि आप वो प्रॉब्लम अराइज़ होने को आप ये असेस करते हैं कि ये प्रॉब्लम लाइक्लीहुड है इसके होने की, और आप पहले ही उसका तदारुक कर लेते हैं, अकॉर्डिंगली आप मॉडिफाई अपना सिस्टम या कर लेते हैं ताकि वो प्रॉब्लम ना हो। तो और क्यूरेटिव ये होती है कि अब बीमारी तो हो चुकी है, अब आप दवाई दे रहे हैं उसको दुरुस्त करने की। तो प्राइमरीली इंटरनल ऑडिटर का ज़्यादा रोल ये होता है कि वो जब प्रॉब्लम शुरू होती है या इज़ लाइकली टू हैपन, उस डायरेक्शन से अपने कोर्स डिविएशन जैसे ही होती है, इंटरनल ऑडिटर वहीं आपको पकड़ लेगा और आपको एडवाइस करेगा। ये अब नवीद साहब इंजीनियरिंग ऑडिट अब होगा कि कितनी देर में बैकअप आती है, कि
आपको एडवाइस करेगा कि किस तरह आप अपना कोर्स ठीक कर लें ताकि ये प्रॉब्लम्स ना अराइज करें। जबकि इन द केस ऑफ एन एक्सटर्नल ऑडिट तो वो तो जो साल गुज़र गया है, मुकम्मल हो गया है, और उसने ये देखना है कि आपसे क्या क्या गलतियाँ हुई हैं और उन गलतियों को वो हाईलाइट करेगा, मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेगा। लेकिन एक्सटर्नल ऑडिटर भी उसका करेक्टिव एक्शन सजेस्ट करता है। एक मैनेजमेंट लेटर में करेक्टिव एक्शन वो ज़रूर सजेस्ट करता है, लेकिन सिर्फ ये है कि बाद में, जबकि इंटरनल ऑडिटर की टाइमली इंटरवेंशन होती है। दूसरा ये है कि इंटरनल ऑडिटर का रोल ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव होता है कंपेयर टू एन एक्सटर्नल ऑडिटर। एक्सटर्नल ऑडिटर तो फोकस करता है सिर्फ फाइनेंशियल इश्यूज़ पे, जबकि इंटरनल ऑडिटर ने आपके सिस्टम्स, आपके प्रोसीजर्स, आपके एचआर, आपकी सो मेनी थिंग्स, इंटरनल ऑडिटर का रोल ज़्यादा वाइड होता है। और जैसे आसिफ साहब ने कहा कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में उस रोल को अभी तक इतना रिकग्नाइज़ नहीं किया गया, बट दैट इज़ अ फैक्ट ऑफ लाइफ। मसलन एक मैं आपको एग्जांपल देता हूँ इस्लामाबाद क्लब के हवाले से, कि बाज़ दफ़ा मेंबर की कंप्लेंट आती है किसी सर्विस के मतलब, तो मैं आसिफ साहब को मार्क करता हूँ कि ये उसको इन्वेस्टिगेट करें और उसके बाद करेक्टिव एक्शन जो भी है उसमें सजेस्ट करें। उसमें मकसद यही होता है कि वो जब इन्वेस्टिगेट करते हैं, एक तो वो मेंबर से भी फीडबैक लेते हैं कि मेंबर की क्या शिकायत है और क्या क्या चीज़ें मेंबर ने पॉइंट आउट की हैं, और फिर जो कंसर्न डिपार्टमेंट और कंसर्न स्टाफ है उनसे फीडबैक लेते हैं कि क्या हुआ है। एंड देन उसमें एक फ़ायदा ये होता है, क्योंकि ऑडिटर्स का नॉर्मली एनालिटिकल माइंड होता है, तो एक तो वो ऑन द स्पॉट जो प्रॉब्लम, एक जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना और मेंबर को सेटिस्फाई करना वो अपनी जगह है, लेकिन इदारे की किस कमज़ोरी की वजह से ये कंप्लेंट अराइज़ की उसको वो देखते हैं और फिर वो सीनियर मैनेजमेंट को सजेस्ट करते हैं कि ये आइंदा से ये काम इस तरीके से अगर कर दिया जाए। अगर तो कोई ऐसी चीज़ है कि कंसर्न डिपार्टमेंट हेड को ही वही एडवाइस कर देते हैं कि आपने इसमें ये प्रोसीजर फॉलो नहीं किया, ये आप फॉलो करना शुरू कर दें, और अगर प्रोसीजर में मॉडिफिकेशन की ज़रूरत है तो फिर सीनियर मैनेजमेंट। नवीद साहब तो चले ही गए हैं, वो कुछ ये हाँ ये कुछ ऑडिट में कुछ पीछे रह गए हैं। अब तो आज़म साहब भी दौड़ गए हैं, तो अच्छा, इस तरह तो पॉपुलेशन ग्रेजुअली कम होती जाएगी। अच्छा, एक तो ये डिफरेंस है कि स्कोप ज़्यादा वाइड होता है इंटरनल ऑडिटर का। दूसरा एक स्पेसिफिक ये है इन आर कॉन्टेक्स्ट इन जनरली, एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो करते हैं, जैसे असद को पता होगा कि एक्सटर्नल ऑडिटर जब आपके साल का ऑडिट करते हैं वो पूरे साल के अकाउंट्स नहीं चेक करते, वो 2 या 3 महीने के सैम्पल मंथ्स लेके उन 2 या 3 महीनों का कॉम्प्रिहेंसिव ऑडिट करते हैं और उसके बेस पे अपनी रिपोर्ट बनाते हैं। और ये वो अपने लेटर में मेंशन भी करते हैं कि ये पूरे साल का नहीं है, वो करके और उसके बेस पे वो अपनी कंक्लूजन्स डिराइव करते हैं। वेरएज़ तो बाकी जो 9 या 10 महीने में असद ने जो कुछ किया होता है वो नहीं देखते, तो ये बच जाता है। और इंटरनल ऑडिटर का ये है कि वो तो 365 दिन की ट्रांजैक्शंस चेक कर रहे होते हैं, ही इज़ गोइंग थ्रू इट्स। एक तो ये है कि कॉम्प्रिहेंसिव ज़्यादा है, और दूसरा ये है इन द सेंस के ऑपरेशनल और बाकी चीज़ें भी देख रहे होते हैं, और तीसरा ये है कि फाइनेंशियली भी ही इज़ गोइंग थ्रू ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन पूरे 12 महीने का। दूसरा, एक इंटरनल ऑडिटर का सपोर्टिव रोल इन द सेंस ये होता है कि एक्सटर्नल ऑडिट से अक्सर सारे इदारे डरते हैं। कोई भी इदारा इतना खुश नहीं होता जब एक्सटर्नल ऑडिटर्स आते हैं, तो अक्सर वो अकाउंट्स वाले असद की ख्वाहिश होती है कि ये बीमार ही हो जाए ऑडिटर और आना छोड़ दे। तो लेकिन ये है कि उसमें इंटरनल ऑडिटर का एक बड़ा सपोर्टिव रोल होता है, और वो ये होता है कि थ्रू आउट द ईयर ही इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द एक्सटर्नल ऑडिट, कि एक्सटर्नल ऑडिटर ने जो कुछ चेक करना है उन चीज़ों की दुरुस्तगी थ्रू आउट द ईयर साथ साथ इंटरनल ऑडिटर करा रहे होते हैं। अच्छा, एक मैंने आप लोगों के रिस्पॉन्सेस पढ़े थे, उसमें एक कुछ इन फ्यू रिस्पॉन्सेस देयर वाज समथिंग जो एक आई थिंक बिल्कुल गलत कॉन्सेप्ट है, क्लेरिफाई होना चाहिए। कुछ लोगों ने ये जवाब दिया था कि
इंटरनल ऑडिटर अगर फ्रॉड हो जाए इदारे में तो इंटरनल ऑडिटर फ्रॉड को डिटेक्ट करेगा और एक्सटर्नल ऑडिटर्स जो हैं वो फ्रॉड नहीं पकड़ते या उसके मतलब कुछ वो कमेंट नहीं करते। दैट इज़ नॉट रॉन्ग। फ्रॉड पकड़ना दोनों की जिम्मेदारी है, तरीका डिफरेंट है, एज आई सेड देयर सो मेनी डिफरेंसेस, लेकिन अगर कोई फ्रॉड होता है या गलती होती है या व्हाटएवर, वो दोनों की जिम्मेदारी है। अगर एक्सटर्नल ऑडिटर भी एक नोट करेगा कि एक ट्रांजैक्शन में फ्रॉड हुआ है तो वो उसको पॉइंट आउट करेगा। और वो फ़र्क ये है कि एक सिस्टम की गलती है, प्रोसीजर की गलती है, उसमें कोई सजेशन देनी है वो मैनेजमेंट लेटर में देगा, लेकिन अगर कोई फ्रॉड है दैट इज़ समथिंग मोर सीरियस, वो फिर आपकी जिसको ये लोग कहते हैं कि रिपोर्ट को क्वालिफाई कर दिया जाएगा, वो फिर अनक्वालिफाइड रिपोर्ट नहीं होगी, विच इज़ समथिंग वेरी सीरियस। और वो अपने लेटर में ऑडिटर्स रिपोर्ट में उसको मेंशन करेगा, which is a legal document as compared to a management letter which is for internal consumption only। तो फ्रॉड को डिटेक्ट करना दोनों की जिम्मेदारी है, ये नहीं कि सिर्फ इंटरनल ऑडिटर की जिम्मेदारी है। मेरा ख्याल यही पॉइंट्स थे। तो अब वैसे बिजली तो आ गई है, नवीद साहब वापस नहीं आए तो उनको बुला लेते हैं। थैंक यू। अब किसी के जहन में कोई फर्दर सवाल है? नहीं है। तो आई होप कि आज का सेशन का बेसिक पर्पस, जैसे सेक्टर साहब ने कहा और हमने शुरू में भी कहा था, कि ऑडिट प्रोसीजर्स को और प्रैक्टिसेस को समझना है। और हमारे लिए समझना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन के इंटरनल ऑडिटर से बेहतर कम्युनिकेशन और कोऑर्डिनेशन रख सकें, और बाज़ का ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए, हमारे अपने बेनिफिट के लिए बाज़ का उनकी तरफ से जो रिक्वायरमेंट आती हैं उसको हम किसी ज़ाती रंजिश का या ज़ाती खलिश का या ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल साइड पे हटा के तो एक ऑपरेशनल कम्युनिकेशन एंड कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करनी होती है, जिसकी बेसिस के ऊपर ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करती है। और जब ऑर्गेनाइजेशन ग्रो करेंगी तो आपकी जॉब भी प्रोटेक्टेड होगी, मेरी जॉब भी प्रोटेक्टेड होगी, और हमारा घर भी सलामत रहेगा। ठीक है। तो आप सबकी तशरीफ़ आवरी का बेहद शुक्रिया, स्पेशली आसिफ साहब का जो आज काफ़ी देर तक हमारे साथ रहे। तो आई होप कि उन्होंने एंजॉय किया होगा। और सेक्रेटरी साहब का भी बहुत बहुत शुक्रिया, उनके फ़ीडबैक और जो रिपोर्ट्स उन्होंने आपके लिए पढ़ी, एनालाइज़ की, ऑब्ज़र्व की। तो नेक्स्ट हमारा जो सेशन होगा वो होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग के ऊपर, इसके हवाले से। उसके क्वेश्चंस मैं कल आपको मेल कर दूंगा ताकि आपके पास पूरा वीकेंड होगा उसके आराम से जवाब लिखने के लिए। तो फिर नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह प्रॉब्लम सॉल्विंग और डिसीजन मेकिंग पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।